नॉन मेटल्स में all the naturally occurring elements are broadly grouped into two categories, metals and non metals. जितने भी हमारे एलिमेंट हैं जो कि ऑकर्ड किए गए हैं वो दो कैटेगरी में डिवाइडेड हैं. फर्स्ट है मेटल्स एंड दूसरा है नॉन मेटल्स. सम कॉमन मेटल्स, जो कॉमन मेटल्स हमारे पाए गए हैं वो है हमारा गोल्ड, सिल्वर, लेड, जिंक, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, निकेल, फेरस और एंड सम कॉमन नॉन मेटल्स है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, क्लोरीन etc. ये हमारे कुछ कॉमन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हैं. एक्चुअल में हम बात किए हैं कि द ऑल नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट्स की, जितने भी हमारे ऑकरिंग एलिमेंट्स हैं. तो एक्चुअल में एलिमेंट्स क्या होते हैं इसके बारे में बात करते हैं. एलिमेंट्स, एन एलिमेंट इज अ सब्सटेंस दैट इज मेड इंटायरली फ्रॉम वन टाइप ऑफ एटम्स. कोई भी सब्सटेंस, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो एक टाइप के एलिमेंट से बनता है उसे हम एक टाइप के सब्सटेंस से बनता है, एक टाइप के एटम से बनता है, उसे हम एलिमेंट कहते हैं. कोई भी ऐसा सब्सटेंस हो, हमारा केमिकल सब्सटेंस जो एक टाइप के एटम से बनता है उसे हम एलिमेंट कहते हैं. एग्जांपल हाइड्रोजन. हाइड्रोजन में सिर्फ एक ही टाइप का एटम है, हाइड्रोजन. ऑक्सीजन की बात करें तो उसमें एक ही टाइप का एलिमेंट है, एटम है, ऑक्सीजन का ही. तो ऐसे जितने भी हमारे एटम्स हैं, सब्सटेंस हैं, जो भी एक तरह के आइटम से मिलकर के बनते हैं, एटम्स से मिलकर के बनते हैं, वो सारे सारे क्या कहलाते हैं? एलिमेंट्स कहलाते हैं. बात करते हैं मेटल्स के बारे में. मेटल्स नॉर्मली हम वन लाइनर डेफिनेशन की तरह हम पहले जानते हैं कि द ऑल सब्सटेंस व्हिच हैव कंडक्ट टू हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी नोन एज मेटल्स. जो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है वो मेटल्स है. बट इन द मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ द मेटल्स एक्सप्लेन दैट या स्टेट दैट, हमारा जो मॉडर्न अगर हम केमिकल डेफिनेशन की बात करें तो मेटल्स क्या स्टेट करते हैं कि ए मेटल इज एन एलिमेंट हुज एटम्स रेडिली लूज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म पॉजिटिव आयंस. कह रहे हैं कि मेटल्स वे हमारे एलिमेंट्स होते हैं जो बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? लूज करते हैं और पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस करते हैं, फॉर्म्स करते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? कटायन. एक्सेप्ट हाइड्रोजन. हाइड्रोजन को छोड़ दें तो बाकी जितने भी हमारे पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं, जो भी इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं वो सारे के सारे पॉजिटिव आयंस बनाते हैं और वो मेटल्स होते हैं. एंड फॉर्म मेटालिक बॉन्ड्स विथ अदर मेटल्स. और अदर मेटल्स के साथ ये मेटालिक बॉन्ड्स बनाते हैं. एंड आयनिक बॉन्ड्स विद द नॉन मेटालिक एटम्स. और ये जो मेटल्स होते हैं, मेटल के साथ मेटालिक बॉन्ड्स बनाते हैं और नॉन मेटल के साथ आयनिक बॉन्ड्स फॉर्म करते हैं. Metals are electropositive elements as they form to the positive ion by losing or donating the electrons. कह रहे हैं कि जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं. और वो क्यों इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? लूज करते हैं. अगर हम ध्यान देंगे तो सोडियम की ही बात कर लें तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है? लूज करता है. तो सोडियम पर कितना पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन हो जाता है? तो ये क्या है? हमारा मेटल्स है. जैसे ही मैग्नीशियम की अगर हम बात करें तो मैग्नीशियम जो होता है दो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, अपना दो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो मैग्नीशियम पर 2 प्लस हो जाता है. तो ये हमारा मेटल्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं और डोनेट करते हैं. एमंग ऑल द नोन ऑफ 118 एलिमेंट्स, कह रहा है कि जितने भी हमारे 118 एलिमेंट्स अब तक खोजे जा चुके हैं, जाने जा चुके हैं, मोस्ट ऑफ देम आर मेटल्स. उसमें से बहुत अधिक मेटल्स ही हैं. मेजर मेटल्स इन द फॉर्म ऑफ अर्थ क्रस्ट. कह रहे हैं अर्थ क्रस्ट पर बहुत सारे मेटल्स हैं जैसे एल्युमिनियम, फेरस, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम. अब बात करते हैं ऑकरेंस ऑफ मेटल्स की. मेटल्स कैसे ऑकर्ड किए जाते हैं? तो मेटल्स आर फाउंड मेनली इन द अर्थ क्रस्ट बोथ इन द फ्री स्टेट एज वेल एज द कंबाइंड स्टेट. कह रहा है कि जो मेटल्स होते हैं वो अर्थ क्रस्ट पर दो स्टेट में, फ्री स्टेट में और कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं. फर्स्ट है कंबाइंड स्टेट. कंबाइंड स्टेट क्या होता है? हाईली रिएक्टिव मेटल्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ देयर कंपाउंड एज कार्बोनेट, सल्फेट्स, ऑक्साइड etc इन द रिएक्टिविटी
सीरीज। करा कि रिएक्टिविटी सीरीज में जो हाई रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो उनके कार्बोनेट, सल्फेट्स और ऑक्साइड के कंपाउंड्स के फॉर्म में मिलते हैं, क्योंकि वो हाई रिएक्टिविटी सीरीज के होते हैं। ऑल द मेटल्स above copper are found in the combined form as the sodium is the present in the form of sodium क्लोरीन, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट। कह रहा है कि जो भी हाइड्रोजन से एक्चुअल में अगर हम बात करें ऊपर, तो कॉपर आर फाउंड इन द कंबाइंड फॉर्म। कह रहा है कि कॉपर हमारे कंपाउंड फॉर्म में पाए जाते हैं। एज सोडियम इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सोडियम क्लोरीन, क्लोरीन नहीं है, सोडियम क्लोराइड है। तो ये सोडियम क्लोराइड जो होते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड के फॉर्म में पाया जाता है, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट। एक हाई रिएक्टिव एलिमेंट्स जो भी हैं हमारे रिएक्टिविटी सीरीज जब हम देखेंगे तो उसमें हाई रिएक्टिव एलिमेंट सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, तो ये जो है कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं। नेटिव एंड फ्री स्टेट, जितने भी हाइड्रोजन से ऊपर है, एक्चुअल में कॉपर के ऊपर वाले भी जितने भी होते हैं वो सारे के सारे हमारे कंबाइंड स्टेट में ही मिलते हैं। नेटिव एंड फ्री स्टेट, नेचुरल न्यूट्रल स्टेट में या फ्री स्टेट में एलिमेंट्स पाए जाते हैं। वे एलिमेंट्स हाइड्रोजन से नीचे वाले जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स जो होते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में जब हम देखेंगे तो वो सारे के सारे हमारे नेटिव स्टेट में पाए जाते हैं। जैसे हम बात करते हैं कि ये फ्री स्टेट में कैसे हैं। लेस रिएक्टिव मेटल्स आर जनरली फाउंड देयर एलिमेंट इन देयर फ्री स्टेट आर द नेटिव स्टेट। कह रहा है कि जो भी एलिमेंट्स होते हैं ये नेटिव या फ्री स्टेट में होते हैं, जो कि लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं हमारे। लेस रिएक्टिव मेटल्स जो है हमारे नेटिव स्टेट में पाए जाते हैं। एग्जांपल गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, ये हमारे नेटिव स्टेट में है। इट मींस ऐसा है कि अगर हम गोल्ड को छोड़ दें बहुत सालों तक तो वो उसी स्टेट में होगा, वो किसी अनदर मेटल्स के साथ, नॉन मेटल्स के साथ कंबाइंड होकर के वो रिएक्शन नहीं करेगा, बिकॉज इट इज अ लेस रिएक्टिव मेटल्स। इसलिए ये फ्री स्टेट में ही नॉन मेटल्स। और धातु, नॉन मेटल्स क्या है? ए नॉन मेटल इज एलिमेंट whose atoms readily gain electrons to form negative ions, anions। नॉन मेटल्स वे एलिमेंट होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, रेडियली, बहुत तेजी के साथ गेन करते हैं और वो निगेटिव आयंस यानी एनायंस बनाते हैं। अगर फॉर्म करते हैं तो ऐसा कोई भी मेटल्स, कोई भी एलिमेंट हो वो नॉन मेटल्स कहलाएगा। एंड फॉर्म, उनकी एक और क्वालिटी होती है, एंड फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड विथ अदर नॉन मेटल्स। अदर नॉन मेटल के साथ ये कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं, एंड आयनिक बॉन्ड विथ मेटल्स, और आयनिक बॉन्ड फॉर्म करते हैं मेटल्स के साथ। छोटा सा एक एग्जांपल्स देख लेते हैं। ऑक्सीजन है हमारे पास। ऑक्सीजन जो होता है 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। जैसे ही वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ऑक्सीजन पर 2 नेगेटिव एनायंस चढ़ जाते हैं, ये नेगेटिव एनायंस चार्ज डेवलप हो जाते हैं, और ये क्या है हमारा, एक नॉन मेटल है। कार्बन है, कार्बन जो है 4 इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, गेन करता है, तो कार्बन पर 4 माइनस गेन हो जाता है, डेवलप हो जाता है। तो ये हमारे क्या है, नॉन मेटल्स है। नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। नॉन मेटल्स जो होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं, एज दे फॉर्म नेगेटिव आयंस, और वो नेगेटिव आयंस फॉर्म करते हैं बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को गेन करके ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को फॉर्म करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स बनते हैं और नेगेटिव आयंस फॉर्म करते हैं। ओवरऑल देयर आर 18 नोन नॉन मेटल्स। कह रहा है कि अगर हम बात करें 118 जो हमारे एलिमेंट हैं उनमें से मोस्टली हमारे मेटल्स हैं, और 18 उसमें से ऐसे हैं जो नॉन मेटल्स हैं। उसमें से कुछ आपके सामने हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, सेलेनियम, ये जो है हमारे नॉन मेटल्स हैं। अब हम बात करते हैं ऑकरेंस ऑफ नॉन मेटल्स की। नॉन मेटल्स कैसे ऑकर्ड किए जाते हैं? नॉन मेटल्स आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ क्रस्ट। कह रहा है कि जो भी नॉन मेटल्स होते हैं वो हमारे अर्थ क्रस्ट पर प्रेजेंट होते हैं। ऑक्सीजन इज द मोस्ट एबंडेंट नॉन मेटल इन द अर्थ क्रस्ट दैट मेक्स अबाउट 46.6% बाय मास ऑफ द अर्थ क्रस्ट।
कह रहा है कि ऑक्सीजन जो होता है सबसे ज्यादा पाया जाने वाला मोस्ट एबडेंट नॉन मेटल्स है जो कि अर्थ क्रस्ट पर पाया जाता है। और ये अगर हम मास की बात करें तो बाई मास इसकी प्रेजेंसी कितनी होती है एटमॉस्फेयर में, 46.6% की होती है। सिलिकॉन इज द सेकंड मोस्ट एबडेंट नॉन मेटल दैट फॉर्म्स अबाउट 27.7%। और सिलिकॉन ऐसा है जो सेकंड ऐसा मोस्ट एलिमेंट है जो 27.7% टोटल मास अर्थ का पाया जाता है। फास्फोरस एंड द सल्फर, फास्फोरस और सल्फर की अगर हम बात करें तो फास्फोरस एंड सल्फर आल्सो फॉर्म अ कंसीडरेबल पार्ट्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट। और फास्फोरस और सल्फर भी हमारे ऐसे, जैसे हम बात करें कि कंसीडरेबल किए जाने वाले अर्थ क्रस्ट के पार्ट हैं। अगर हम बात करें नॉन मेटल्स की तो नॉन मेटल्स में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है, सेकंड नंबर पर सिलिकॉन आता है एंड थर्ड नंबर पर फास्फोरस और सल्फर आते हैं, जिनको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, ये अपनी प्रेजेंसी बताते हैं। नॉन मेटल्स एंड ऑकरेंस, बात करते हैं नॉन मेटल्स की और उनके ऑकरेंस की। जैसे ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन किस फॉर्म में होता है एज, यहां अगर हम बात करें कार्बन की तो कार्बन एज अ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर, एयर में यह कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में, एंड कार्बोनेट्स इन रॉक्स, और रॉक्स में वो किस फॉर्म में पाए जाते हैं, कार्बोनेट के फॉर्म में। कार्बोनेट को अगर हम रिप्लेस करते हैं, कार्बोनेट अगर स्प्लिट होता है तो वह CO2 में स्प्लिट हो जाता है, तो कार्बोनेट्स के फॉर्म में भी ये पाए जाते हैं। बात करते हैं ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन किस फॉर्म में पाए जाते हैं तो एज ऑक्साइड या ऑक्साइड के फॉर्म में पाए जाते हैं एंड अलोंग विथ द अदर कंपाउंड्स लाइक कार्बोनेट्स। और बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं जिनमें ये कंपाउंड लाइक कार्बोनेट, कार्बोनेट में भी ऑक्सीजन अवेलेबल होता है, ऑक्साइड के फॉर्म में मिलते हैं, नहीं तो कार्बोनेट के फॉर्म में अनदर मेटल्स में मिलते हैं। बात करते हैं हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन जो होता है एज वाटर, वाटर के फॉर्म में भी होता है, वहां भी हमें हाइड्रोजन मिलता है, एज हाइड्राइड्स, और हाइड्राइड्स के फॉर्म में भी हमें हाइड्रोजन मिलते हैं। बात करते हैं नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन एज नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स इन द सॉइल, सॉइल में यह नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स के फॉर्म में पाए जाते हैं। सल्फर, सल्फर की बात करते हैं तो ये सल्फाइड्स और सल्फेट के फॉर्म में होता है। फास्फोरस की बात करते हैं तो एज फास्फोरेट्स इन रॉक्स, बात करते हैं अगर फास्फोरस की तो यह फास्फेट्स होते हैं जो कि पत्थरों में पाए जाते हैं। सिलिकॉन की बात करते हैं एज सिलिका, यह सिलिका के फॉर्म में पाया जाता है, Si2 सिलिकॉन ऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ सैंड, यह बालू के रूप में भी होता है। क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज के फॉर्म में होता है एज सिलिकेट्स इन द फॉर्म ऑफ माइका, कह रहा है कि जो सिलिकेट्स होते हैं यह माइका के भी फॉर्म में आते हैं, जो माइका हम लोगों के यहाँ लगता है, जैसे जो सनमाइकास वगैरह होते हैं। एंड ये लकड़ी वाले नहीं, एबस्टॉस, एबस्टॉस जो हम लोगों के यहाँ एबस्टॉस लगाए जाते हैं, एबस्टॉस समझ रहे हो, जो छत लगाए जाते हैं जिसको नॉर्मली भाषा में आप लोग कटरैन कहते हैं, ये एस्बेस्टस है। एंड क्ले, और जो क्ले आती है उसमें भी सिलिकॉन प्रेजेंट होता है, ये सिलिका प्रेजेंट होती है। प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। प्रॉपर्टीज, फर्स्ट प्रॉपर्टीज है हमारी फिजिकल स्टेट। मेटल्स, मेटल्स का जो फिजिकल स्टेट होता है वो जनरली जो होते हैं रूम टेम्परेचर पर सॉलिड ही होते हैं। एग्जांपल फेरस, सिल्वर, गोल्ड, एल्युमिनियम etc। एक एक्सेप्शन भी है इसमें, कुछ एक्सेप्शन में है, जैसे सोडियम और पोटेशियम जो होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, और मरकरी जो होता है रूम टेम्परेचर पर लिक्विड में होता है। ये बस 3 एक्सेप्शन है, नहीं तो बाकी जितने भी हमारे मेटल्स होते हैं वो सारे के सारे सॉलिड होते हैं, रूम टेम्परेचर पर सॉलिड ही होते हैं। बट नॉन मेटल्स की अगर हम बात करते हैं, नॉन मेटल्स की अगर हम बात करें तो नॉन मेटल्स जो होते हैं तीनों स्टेट में पाए जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इन तीनों में पाए जाते हैं, लेकिन मेटल्स के साथ ऐसा नहीं है। अब दूसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज की, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो जितने भी मेटल्स होते हैं, मेटल्स जनरली हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। मेटल्स जो होते हैं जनरली, जितने भी मेटल्स हैं उनके सारे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों के क्या होते हैं, हाई होते हैं। एग्जांपल बेरिलियम है, बेरिलियम का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है
1287 डिग्री सेल्सियस होता है मेल्टिंग पॉइंट, और बॉइलिंग पॉइंट 2472। ये बहुत हाई होते हैं मेल्टिंग पॉइंट। उसमें बस कुछ एक्सेप्शन में है, जैसे एक एक्सेप्शन है सोडियम और पोटेशियम। जो सोडियम और पोटेशियम होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, और सेजियम और गैलियम ऐसे हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है। वे अगर हम पाल्म हाथों पर भी रख दें तो वो तुरंत पिघल जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल्स जनरली हैव लो बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट्स देन मेटल्स। नॉन मेटल्स के जो भी बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं वो मेटल के कंपैरिजन में क्या होते हैं, लो ही होते हैं। अब हम तीसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं लस्टर की। द सब्सटेंस विद द शाइनी एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर जनरली मेटल्स। कह रहा है कि जो भी हमारे सब्सटेंस होते हैं अगर वो शाइनिंग और रिफ्लेक्टिंग सरफेस रखते हैं ना तो वो जनरली मेटल्स ही होते हैं। मेटल्स इन देयर फॉर्म हैव द लस्टर, और जो भी मेटल्स होते हैं वो अपने ही फॉर्म में लस्टर रखते हैं। जिस भी फॉर्म में वो पाए जाते हैं उस फॉर्म में वो लस्टर रखते हैं। एग्जांपल गोल्ड है, सिल्वर है, एल्युमिनियम है, कॉपर है, इनके शाइनी सरफेसेस होते हैं। बट अगर हम बात करें नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल्स हैव नो लस्टर। जो भी नॉन मेटल्स होते हैं उनके पास अपना खुद का लस्टर नहीं होता, वो शाइनी नहीं होते। एक्सेप्शन में डायमंड और आयोडीन को छोड़ दें। डायमंड जो होता है एलोट्रॉप्स है किसका, कार्बन का, और आयोडीन चमकदार होता है। इन दोनों को अगर हम छोड़ दें तो इनके इन दोनों का लस्टर होता है, बाकी जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं उनका कोई लस्टर नहीं होता। अब अगले फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं डक्टिलिटी की। डक्टिलिटी क्या होता है, डक्टिलिटी मींस क्या होता है, मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू चेन एंड वायर्स। जो भी मेटल्स होते हैं वो चेन एंड वायर्स में ड्रॉन किए जा सकते हैं, खींचे जा सकते हैं। इसी प्रॉपर्टी को हम क्या करते हैं, डक्टिलिटी कहते हैं। और मेटल्स जो भी होते हैं ना, सारे मेटल्स डक्टाइल होते हैं। एक्सेप्शन में जिंक आता है बट वो भी है। अब हम ध्यान देते हैं यहां जो है नॉन मेटल्स डू नॉट शो डक्टिलिटी, लेकिन नॉन मेटल्स डक्टिलिटी को शो नहीं करते। अगला हम बात करते हैं मैलिएबिलिटी की। मैलिएबिलिटी क्या होती है, मेटल्स कैन बी बीटेन इनटू थिन शीट। जो भी मेटल्स होते हैं उन्हें थिन शीट में बीट किया जा सकता है, बीट करके उनको थिन शीट में बदला जा सकता है। जैसे एल्युमिनियम का फॉयल आता है, कितना पतला फॉयल होता है आपका, जो फूड पैकेजिंग के काम में आता है एल्युमिनियम का, तो उसे थिन शीट में बदला जा सकता है। इसी प्रॉपर्टी को मैलिएबिलिटी कहा जाता है। और मेटल्स जो होते हैं क्या होते हैं, मैलिएबल होते हैं, बट नॉन मेटल्स आर डू नॉट मैलिएबल। ये मैलिएबल नहीं होते, ये मैलिएबिलिटी शो नहीं करते। बात करते हैं कंडक्टिविटी की। कंडक्टिविटी कौन सी, थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉट नहीं लगाया, मेटल्स आर नॉट लगाया, मेटल्स नॉट मैलिएबल, नॉट भी लगा दिया। कंडक्टिविटी की बात करते हैं तो थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की अगर हम बात करें तो थर्मल कंडक्टिविटी इट मींस हीट, एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का सेंस है इलेक्ट्रिसिटी से। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स जितने भी होते हैं सारे के सारे गुड कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। एक्सेप्शन में दो हैं, मरकरी एंड लेड। मरकरी और लेड ऐसे हैं जो कि पुअर कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। नॉन मेटल्स जो होते हैं, नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जितने भी जनरली जितने भी हमारे नॉन मेटल्स होते हैं वो सारे के सारे पुअर कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। उसमें एक्सेप्शन में ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट जो पेंसिल में आपका यूज किया जाता है, वो जो ग्रेफाइट है एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, वो कार्बन का एक एलोट्रॉप होता है, इज ए गुड कंडक्टर। सिर्फ वही एक एक्सेप्शन में है कि ग्रेफाइट जो होता है कंडक्टर होता है, नॉन मेटल होते हुए भी कंडक्टर का वर्क करता है। तो ये थी आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। बात करते हैं एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स की। एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स most according to their reactivity are arranged in a specific arrangement in order of their decreasing reactivity, which is the termed as activity series of the metals. मेटल्स को जो है उनके रिएक्टिविटी के एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट में डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो रखा गया है, यह अरेंजमेंट ही एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स कहा जाता है।
है। जितने भी हमारे मेटल्स हैं उन मेटल्स को उनके डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी के सीरीज में, जिस भी सीरीज में अरेंज किया गया है वो सीरीज रिएक्टिविटी सीरीज कहलाती है। इन द एक्टिविटी सीरीज, इस एक्टिविटी सीरीज को रिएक्टिविटी सीरीज भी कहा जाता है। इन द एक्टिविटी सीरीज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स इज पोटेशियम। इस एक्टिविटी सीरीज में मोस्ट मेटल्स जो होता है पोटेशियम होता है, और लेस जो मेटल्स की अगर हम बात करें तो लेस रिएक्टिव मेटल्स पीटी यानी प्लैटिनम होता है, जो कि बॉटम ऑफ द सीरीज में होता है। एक्टिविटी सीरीज इज आल्सो कॉल्ड द रिएक्टिविटी सीरीज। जो एक्टिविटी सीरीज होती है उसे ही हम रिएक्टिविटी सीरीज भी कहते हैं। हाइड्रोजन इज एल्दो और नॉन मेटल्स बट इट इंक्लूडेड इन द फॉर्म ऑफ सीरीज। कर रहा है हाइड्रोजन एक नॉन मेटल्स है, लेकिन यह सीरीज में इसलिए होता है बिकॉज इट कैन फॉर्म पॉजिटिव आयन, क्योंकि यह पॉजिटिव आयन फॉर्म करने का प्रभाव रखता है। अब हम जो है मैंने रिएक्टिविटी सीरीज लिख रखी है। इस रिएक्टिविटी सीरीज की अगर हम बात करें तो कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो एक्चुअली मेटल्स की कैटेगरी में बहुत कम मेटल्स की प्रॉपर्टी को शो करते हैं, यानी वो अच्छे मेटल्स नहीं माने जाते, फिर भी उनको इंक्लूड कर दिया है। जैसे आपका स्ट्रोंशियम है, आपका लिथियम है, आपका क्रोमियम है, ये जो है अच्छे मेटल्स की कैटेगरी में नहीं आते। तो कभी कहीं आप लोग जो मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज देखेंगे इनमें ये नहीं भी मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये है तो ये ऐसा गलत है। इस रिएक्टिविटी सीरीज को मैंने लर्न करने के लिए एक छोटा सा ट्रिक सामने दे रखा है। आप इसे ऐसे लर्न कर सकते हैं। ली क बा सर ना का मग अल मन जन कर फे कड को नी सन पब हे कु हज अज पट उ। इसे आप ऐसे लर्न कर सकते हैं। Li से जो है आपका मोस्ट, ऐसे कर दीजिए कि पोटेशियम जो होता है आपका मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स है और गोल्ड जो है लेस रिएक्टिव मेटल्स है। इनके बीच में इनको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। आपका लिथियम से लेकर के मैग्नीशियम तक मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स में आते हैं, और एल्युमिनियम से लेकर के आपका लेड तक जो मीडियम रिएक्टिव मेटल्स में आते हैं, और हाइड्रोजन से नीचे वाले जितने हैं वो सारे के सारे लिस्ट रिएक्टिव मेटल्स में आते हैं। और आप इसको क्रम से याद रखेंगे। क्रम से याद रखने के लिए ही मैंने बगल में एक छोटा सा ट्रिक आपको दे रखा है जिससे आप याद रख सकते हैं। इसको एक ऐसा ना हो कि आप क्रम बदल करके याद रखेंगे। अगर आपने क्रम बदल दिया तो इनकी रिएक्टिविटी सीरीज भी बदल जाएगी, और इनके क्रम बदल जाने की वजह से ऐसा नहीं है एल्युमिनियम की जगह आप मैग्नीज को लिख सकते हैं या जिंक की जगह आप क्रोमियम को लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है। आपको एकदम सीरीज से ही इसे लर्न करना होगा, इसलिए हमने एक छोटा सा ट्रिक दे रखा है जिससे आपको एक्टिविटी सीरीज लर्न हो जाए। तो ऐसे आप एक्टिविटी सीरीज को लर्न कर सकते हैं, जो कि मेटल्स की प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज को निकालने में हमारी हेल्प करेगी, और नॉन मेटल्स की भी। कैरेक्टरिस्टिक रिगार्डिंग द एक्टिविटी सीरीज ऑफ द मेटल्स। जो एक्टिविटी सीरीज ऑफ द मेटल्स हमने कल पढ़ा, जो हमने पढ़ रखा है, उसके रिगार्डिंग इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक हैं? पहला कैरेक्टरिस्टिक, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर डिक्रीजेस डाउन द सीरीज। कह रहा है कि सीरीज में जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर होता है वो डिक्रीज करता है। सेकेंड, metals that are placed above hydrogen can displace hydrogen from water and dilute acid। कह रहा है कि जो भी हमारे हाइड्रोजन से एबव वाले जितने भी मेटल्स हैं हमारे, वह हाइड्रोजन को वाटर से और उनके डाइल्यूट एसिड से वो क्या कर देते हैं, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देते हैं। metals that are placed below hydrogen cannot displace from hydrogen, water and dilute acid। जो भी हाइड्रोजन से नीचे हमारे रिएक्टिविटी सीरीज में मेटल्स हैं वो हाइड्रोजन को वाटर और उसके डाइल्यूट एसिड से उसे डिस्प्लेस नहीं करते हैं। अ हाई प्लेस्ड मेटल्स कैन डिस्प्लेस अ लो प्लेस्ड मेटल्स फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। कह रहा है कि जो हाई प्लेस्ड मेटल्स होते हैं, जो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर हैं, वो मेटल्स जो होते हैं लो प्लेस्ड मेटल्स वालों को क्या कर सकते हैं, डिस्प्लेस कर सकते हैं। और हमने पढ़ा भी है कि मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है, यानी जो ऊपर प्लेस्ड होगा वो हाई रिएक्टिव होगा, और उससे जो नीचे प्लेस्ड है, जो लो प्लेस्ड है, वो लेस रिएक्टिव होगा।
A low placed metal cannot displace a high placed metal from its salt solution. ठीक उसी की अपोजिट बात कही जा रही है कि लो प्लेस्ड मेटल्स जो होते हैं हाई प्लेस्ड मेटल्स के सॉल्यूशन से उसे डिस्प्लेस नहीं कर सकते। ऑक्साइड ऑफ मेटल्स पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड एल्युमिनियम कैन नॉट बी reduced by reducing agent like H2C and CO। करा कि जितने भी हमारे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम के ऑक्साइड हैं वो रेड्यूसिंग एजेंट की अवेलेबिलिटी में वो ऑक्साइड रिड्यूस नहीं करते, वो रिड्यूसिंग एजेंट का उन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ऑक्साइड एंड नाइट्रेट्स, ऑक्साइड के साथ नाइट्रेट्स की बात करें, आप वेरी लेस रिएक्टिव मेटल्स लाइक Hg एंड Au कैन बी रिड्यूस्ड बाय हीटिंग एंड बाय द स्ट्रॉन्ग हीटिंग। करा है कि जो भी ऑक्साइड या नाइट्रेट्स होते हैं लेस रिएक्टिव मेटल्स के लाइक मरकरी एंड गोल्ड कैन बी रिड्यूस्ड बाय हीटिंग और स्ट्रॉन्ग हीटिंग। ये रिड्यूस किए जा सकते हैं हीट करके या स्ट्रॉन्ग हीट करके। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ metals, when metals go for a chemical reaction they behave uniquely। chemical properties of metals as follows। कोई भी metals जो होते हैं इलेक्ट्रिक केमिकल रिएक्शन में जब आपके पार्ट लेते हैं तो वो एक यूनिक केमिकल रिएक्शन को शो करते हैं, एक यूनिक केमिकल प्रॉपर्टीज को शो करते हैं जो कि नीचे दिया गया है। पहला, मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं। इसके लिए हमने देखा क्या कि मेटल्स आर वेरी रिएक्टिव, मेटल्स जो होते हैं बहुत रिएक्टिव होते हैं। मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट और वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होते हैं दैट इज मेटल्स टेंड्स टू लूज इलेक्ट्रॉन इजिली। मेटल्स जो होते हैं इलेक्ट्रॉन को लूजली रिमूव कर देते हैं, डोनेट कर देते हैं एंड फॉर्म पॉजिटिव चार्ज आयन कॉल्ड कैटायंस। और वो चार्ज आयन, पॉजिटिव चार्ज आयन जैसे ही इलेक्ट्रॉन को वो डोनेट करते हैं उन पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, इसे कैटायंस कहते हैं। एग्जांपल आपका सोडियम है, सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन उसने डोनेट किया है, Na पर 1 चार्ज लग गया है, Mg पर 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया गया है तो 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, तो 2 चार्ज लग गया है। ये प्रॉपर्टी क्या करती है? द इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर्स ऑफ मेटल्स टू फॉर्म अ कंपाउंड विद एन अदर एलिमेंट इजिली। करा कि यह इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के जो यह नेचर है यह दूसरे एलिमेंट से रिएक्शन करने में आपकी हेल्प करते हैं। एग्जाम्पल अगर हम बात करें, जैसे आपका मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम का इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर होने की वजह से यह दूसरा एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ आसानी से ये क्या कर सकते हैं, कंपाउंड फॉर्म करने में हेल्प करते हैं। रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन, मोस्ट ऑफ द मेटल्स कंबाइंड विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। जितने भी लगभग मेटल्स हैं, मोस्टली जितने भी मेटल्स हैं वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होकर के मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। और ये मेटल ऑक्साइड अगर वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो बेस को फॉर्म करते हैं। यानी एक्चुअली अगर हम बात करें तो मेटल ऑक्साइड ये क्या होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। ऐसे में एक टर्म आता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड वे ऑक्साइड होते हैं जो बेसिक और एसिड दोनों के प्रॉपर्टीज को शो करते हैं, उन्हें एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहा जाता है। इनकेस कभी कभी वो पूछ सकता है। तो मेटल ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट किया है, यहाँ बेस बना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ देखेंगे, ने ऑक्सीजन के साथ, सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया है तो सोडियम ऑक्साइड बनाया है। जब भी आप रिएक्शंस को लिखेंगे तो उसका पूरा स्टेटमेंट आप देंगे। कैसे लिखेंगे इसका? क्योंकि यहाँ स्टेटमेंट पूरा नहीं दिया गया है, आपको आ रहा है इसलिए मैंने स्टेटमेंट पूरा नहीं लिखा है, लेकिन आपको पूरा स्टेटमेंट लिखना है। लिखेंगे व्हेन सोडियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन फॉर्म सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्सीजन सोडियम ऑक्साइड, और नीचे इनके क्या करेंगे, नेम लिख देंगे। ऐसे पूरी रिएक्शन को आपको कंप्लीट करना है। जितने भी ये रिएक्शन आपके दिखाई दे रहे हैं किसी को मैंने कंप्लीटली नहीं लिखा है क्योंकि इससे वर्गीयसली लाइन बढ़ती है। तो आप जब भी लिखेंगे पूरा स्टेटमेंट के साथ लिखेंगे। अब यहाँ देखिए सोडियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट किया है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया है और ये बेस होता है। ऐसे ही मैग्नीशियम है, हम पूरी बात लिखेंगे व्हेन मैग्नीशियम मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन फॉर्म्ड मैग्नीशियम
ऑक्साइड। अब इसकी दूसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं। जो मेटल्स होते हैं वो वाटर के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो मेटल हाइड्रोक्साइड और मेटल ऑक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करते हैं। इसमें थोड़ा सा आपको रिएक्टिविटी की वजह से थोड़ी सी चेंजिंग आपको देखने को मिलेगी, उस चेंजिंग की अभी हम यहां बात करेंगे। हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस व्हेन द मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर। हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है जब मेटल रिएक्ट करती है किससे? वाटर से। सेकेंड प्रोडक्ट विल बी द मेटल ऑक्साइड एंड द हाइड्रोक्साइड। और जो सेकेंड प्रोडक्ट होता है वो या तो मेटल हाइड्रोक्साइड होगा नहीं तो मेटल ऑक्साइड होगा। ये डिपेंड करता है उसकी रिएक्टिविटी पर। जैसे हाईली रिएक्टिव मेटल्स जो होते हैं वो हाइड्रोक्साइड फॉर्म करते हैं, जबकि लेस रिएक्टिव मेटल्स जो होते हैं वो ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। एग्जांपल आपके सामने यहाँ है, पोटेशियम जो है वाटर के साथ रूम टेम्परेचर पर रिएक्ट किया है, हाइड्रोक्साइड बनाया है। सोडियम रिएक्ट किया है, हाइड्रोक्साइड बनाया है। मैग्नीशियम देखिए यहाँ रिएक्ट किया है, हॉट वाटर के साथ रिएक्ट किया है तो हाइड्रोक्साइड बनाया है। लेकिन वही मैग्नीशियम स्टीम के साथ अगर रिएक्शन करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। और अभी भी फिर आपको मैंने कहा कि जैसे ये आपको कंप्लीटली स्टेटमेंट आपको लिखना होगा रिएक्शन का कि व्हेन द पोटेशियम रिएक्ट विथ वाटर एट द रूम टेम्परेचर इट फॉर्म्स पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस। उसके बाद स्टेटमेंट लिखने के बाद आप ये रिएक्शन लिखेंगे और इनके नीचे इनकी नेमिंग कर देंगे। ऐसे ही अब यहाँ देखिए Mg हो गया, Zn हो गया, Fe हो गया, ये सारे के सारे हॉट वाटर के साथ नहीं स्टीम के साथ ये रिएक्शन करते हैं और ऑक्साइड फॉर्म करते हैं और नॉर्मली हाइड्रोक्साइड फॉर्म करते हैं। इसलिए अलग से मैंने यहाँ लिख रखा है एल्युमिनियम, फेरस, जिंक रिएक्ट्स विथ स्टीम टू फॉर्म देयर मेटालिक ऑक्साइड एंड विथ हाइड्रोजन गैस। मेटल्स लाइक Cu, Hg, Au एंड टिन डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। ये रिएक्ट विथ वाटर नहीं, ये रिएक्शन नहीं करते वाटर के साथ। रीजन यही है कि ये हाइड्रोजन से नीचे होते हैं इन द मेटालिक्स इन द एक्टिविटी सीरीज। इवन हाईली टेम्परेचर को अगर हम क्या करें रिड्यूस कर दें, अगर हम उसको छोड़ करके बात करें तो ये नॉर्मली वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद द डाइल्यूट एसिड। जितने भी हमारे मेटल्स होते हैं, मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस आर प्रोड्यूस्ड। मेटल सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है जब कोई मेटल रिएक्ट करता है किसके साथ? डाइल्यूट एसिड के साथ। हम इसके जगह डाइल्यूट के जगह कंसंट्रेट एसिड को क्यों नहीं यूज कर सकते? बिकॉज कंसंट्रेट एसिड जो होते हैं रैपिड रिएक्शन के लिए जाने जाते हैं और वो रैपिड रिएक्शन करेंगे तो आप रिएक्शन कराते समय आपको क्षति हो सकती है। तो इसलिए मेटल को हम जब भी एसिड लेंगे तो डाइल्यूट एसिड के साथ ही रिएक्शन कराते हैं। तो मेटल डाइल्यूट एसिड फॉर्म किया मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। यहाँ सोडियम है, सोडियम देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, यहाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन किया है तो सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज किया है। H2 इज इवॉल्व्ड रेडिली एंड वर्गुसली। इस टाइम अगर हम बात करें तो यह जो हमारा HCl है एक्चुअल में यह डाइल्यूट ही है, डाइल्यूट एसिड ही है, बट H2 जो होता है ना बहुत तेजी के साथ एक्सट्रैक्ट होता है और आपको वो टेस्ट ट्यूब में अच्छे से देखने को मिल जाएगा सोडियम के साथ जब HCl आप मिक्स करते हैं तो। ऐसे ही मैग्नीशियम को जब HCl के साथ रिएक्शन कराया गया है तो मैग्नीशियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन बनाया। अभी भी आपसे मैंने ये कहा कि जब भी आप रिएक्शन के एग्जांपल्स को लिखेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? स्टेटमेंट आपको लिखना होगा। आप यहाँ लिखेंगे when सोडियम मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इट्स फॉर्म सोडियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। ऐसे ही एल्युमिनियम आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन किया है तो एल्युमिनियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस को रिलीज किया है। तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज थी मेटल्स की। ध्यान देते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ O2 यानी ऑक्सीजन। जो नॉन मेटल्स हैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनाते हैं और ये जो ऑक्साइड होते हैं नॉन मेटेलिक ऑक्साइड वो जनरली एसिड होते हैं इन नेचर बिकॉज दे फॉर्म एसिड ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर एंड टर्न्स ब्लू। और रेड लिटमस पेपर को वो ब्लू कर देते हैं। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को जैसे ही हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे वो एसिड फॉर्म कर देगा। जैसे एग्जांपल हम यहाँ देख रहे हैं, कार्बन है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया है और ये कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक नेचर का होता है
क्योंकि जैसे ही इस कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर के साथ हम रिएक्ट कराते हैं, यह कार्बोनिक एसिड बनाता है, जो कि एसिडिक नेचर होने का प्रमाण है। कार्बन विद द लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, अगर हम बात करें कार्बन के लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की, अगर हम ऑक्सीजन के लिमिटेड अमाउंट अगर लेते हैं तो लिमिटेड अमाउंट में कार्बन मोनोऑक्साइड यह बनता है, और यह जो कार्बन मोनोऑक्साइड है यह जो होता है न्यूट्रल नेचर का होता है। यहां देखिए कार्बन लिमिटेड ऑक्सीजन की हम मात्रा रखे हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड बना है। ऐसे ही एक और एग्जांपल अगर आप चाहें तो सल्फर का ले सकते हैं। सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया है तो सल्फर डाइऑक्साइड बनाया है, जो कि एसिडिक नेचर का है, और यही सल्फर डाइऑक्साइड नेचर जो है वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो सल्फ्यूरस एसिड बनाता है, जो कि प्रमाण है कि यह एसिडिक नेचर का है। बात करते हैं रिएक्शन विद वाटर की। जो भी हमारे नॉन मेटल्स होते हैं वो किसी भी वाटर, जो भी नॉन मेटल्स हैं वो हमारे वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। ऐसे ही जितने भी हमारे नॉन मेटल्स हैं वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। और जो रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद द सॉल्ट सॉल्यूशन, और सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ इनका रिएक्शन होता है, जैसे यहाँ पर एक सोडियम ब्रोमाइड है, ए मोर रिएक्टिव नॉन मेटल डिस्प्लेस ए लेस रिएक्टिव नॉन मेटल्स फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। एक जो मोर रिएक्टिव नॉन मेटल्स है वो लेस रिएक्टिव नॉन मेटल्स को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है। जैसे यहाँ क्लोरीन जो है तुम्हारा मोर रिएक्टिव नॉन मेटल है, वो लेस रिएक्टिव नॉन मेटल के सॉल्यूशन ब्रोमाइड से ब्रोमाइन को क्या कर दिया है, डिस्प्लेस कर दिया है, और खुद वहां पर वो प्लेस ले लिया है और ब्रोमीन अलग हो गया है। फोर्थ इसका जो है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद द डाइल्यूट एसिड। नॉन मेटल्स होते हैं जो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करते। इसका रीजन यह है कि दिस इज बिकॉज टू रिप्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड इलेक्ट्रॉन्स शुड बी सप्लाइड टू द एसिड बट नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर देमसेल्फ। कह रहा है कि हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करने के लिए एसिड जो होते हैं उनके पास होना चाहिए इलेक्ट्रॉन डोनर, लेकिन अगर नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन डोनर नहीं होते हैं, वो तो खुद ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, जिसकी वजह से इसका रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है, ये पॉसिबल नहीं होता है। ये आपके नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज थी। यूजेज ऑफ नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स के यूज। नॉन मेटल्स इन बायो प्रोसेसेस, बायो प्रोसेस में भी नॉन मेटल्स का यूज होता है। कैसे? CO2 and O2, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर गैसेस ऑफ लाइफ। कह रहा है कि लाइफ की ये गैसेस हैं। ब्रीथिंग जब हम करते हैं या रेस्पिरेशन के सिस्टम में भी जब प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं उस समय भी एनिमल्स रेस्पिरेट करते हैं, ब्रीथिंग करते हैं, तो हम ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ही ये लाइफ का एक साइकिल की फॉर्म में ये गैसेस काम करती हैं। ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सर्ट करते हैं। Oxygen is taken during the respiration of all living beings, while CO2 is a raw material for photosynthesis in plant. कह रहा है कि जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं वो ऑक्सीजन को टेक करते हैं, और जबकि प्लांट जो है होते हैं वो फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड को टेक करते हैं। तो ये दोनों के दोनों क्या है, नॉन मेटल्स हैं। नॉन मेटल्स इन लेबोरेटरी, नॉन मेटल्स जो होते हैं लेबोरेटरी में भी यूज किए जाते हैं। फॉर द प्रिपरेशन ऑफ वेरियस केमिकल ऑफ कमर्शियल यूज and many compounds of non-metal are used in the laboratory reagent. reagent के तौर पर लेबोरेटरी रिएजेंट में नॉन मेटल्स का यूज किया जाता है, और बहुत सारे कमर्शियल केमिकल प्रोडक्ट बनाने के लिए भी नॉन मेटल्स का यूज किया जाता है। एग्जांपल सल्फर एज अ सल्फ्यूरिक एसिड। करा लैब में सल्फर से सल्फ्यूरिक एसिड बनाया जाता है, नाइट्रोजन से नाइट्रिक एसिड बनाया जाता है, और हाइड्रोजन जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह लेबोरेटरी में यूज किया जाता है। नॉन मेटल्स इन हेल्थ एंड प्रोटेक्शन। करा नॉन मेटल्स का यूज हेल्थ और प्रोटेक्शन के लिए भी किया जाता है। सल्फर इज यूज्ड फॉर फंगिसाइड। करा है कि सल्फर जो होता है ना फंगस को दूर करने के लिए यूज किया जाता है। पेट्रोलियम जेली इज कंपोज्ड ऑफ कार्बन कंपाउंड। करा पेट्रोलियम जो होता है कार्बन कंपाउंड को कंपोज करता है। क्लोरीन इज एन इंपॉर्टेंट डिसइंफेक्टेंट एंड इंसेक्टिसाइड। करा है कि क्लोरीन का यूज जो होता है जो भी हमारे इंसेक्ट वगैरह होते हैं और डिसइंफेक्टेंट के लिए किया जाता है, मतलब इन्फेक्शन न फैले ऐसे चीज पर लगाने के लिए हम क्लोरीन का यूज करते हैं। तो क्लोरीन इंसेक्टिसाइड के तौर पर यूज किया जाता है। क्लोरीन भी हमारा क्या है, नॉन मेटल्स है। हमारा सल्फर भी नॉन मेटल्स है, कार्बन भी नॉन मेटल्स है। नॉन मेटल्स एज अ फ्यूल, और जो भी नॉन मेटल्स होते हैं वो फ्यूल की तरह यूज किए जाते हैं। जैसे
हाइड्रोजन इज द मोस्ट एफिशिएंट फ्यूल। करा हाइड्रोजन सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला फ्यूल है, एफिशिएंट फ्यूल की तरह यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड इन रॉकेट फ्यूल। करा इसका यूज रॉकेट फ्यूल में किया जाता है। वैसे ही जो फॉसिल्स फ्यूल होते हैं हैविंग कार्बन कंपाउंड, जिनमें कार्बन कंपाउंड होता है, सच एज कोल। फॉसिल फ्यूल में कौन आता है? कोल आता है और पेट्रोलियम आता है। आर यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर ऑलमोस्ट ऑल एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेसेस। करा है कि यह सारे के सारे फ्यूल ऑलमोस्ट एनर्जी कंज्यूमिंग पावर के लिए यूज किए जाते हैं। एंड जहां भी हमारे एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस होते हैं वहां पेट्रोलियम और कोल का ये जो दोनों फॉसिल फ्यूल है इनका यूज किया जाता है। इंट्रैक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल और नॉन मेटल्स के अब हम इंट्रैक्शन के बारे में बात करेंगे। अभी तक तो हमने केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स देखा। अब मेटल्स और नॉन मेटल्स का कॉम्बिनेशन देखेंगे, जो इनका इंट्रैक्शन आपस में होकर के बॉन्डिंग कैसी बनती है। व्हेन मेटल्स रिएक्ट विथ नॉन मेटल्स, जब मेटल्स जो होते हैं नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, फॉर्म आयनिक कंपाउंड, वो आयनिक कंपाउंड फॉर्म करते हैं। ऑन द अदर हैंड, अगर दूसरे तरह से बात करें तो व्हेन द नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ अदर नॉन मेटल्स, या नॉन मेटल्स किसी दूसरे नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है, फॉर्म कोवैलेंट कंपाउंड। मेटल नॉन मेटल के साथ करता है तो क्या बनाता है? आयनिक कंपाउंड बनाता है। वैसे ही नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो कोवैलेंट कंपाउंड बनाता है। व्हेन एटम्स ऑफ एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स, कह रहा है कि जब भी एटम्स ऑफ एलिमेंट एक दूसरे के साथ कंबाइंड होते हैं तो वो क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डेवलप्ड बिटवीन एटम्स होल्ड टुगेदर। कह रहा है कि होल्ड्स देम टुगेदर। कह रहा है कि यह जो एटम आपस में मिल करके एक दूसरे से मॉलिक्यूल्स फॉर्म करते हैं, उनको एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करता है? डेवलप होता है और इन एटम्स को बॉन्डिंग बना करके रखता है। इसी फोर्स को हम क्या कहते हैं? केमिकल बॉन्ड कहते हैं, जिससे एलिमेंट आपस में जोड़ करके मॉलिक्यूल्स फॉर्म करते हैं। केमिकल बॉन्ड की बात करते हैं। केमिकल बॉन्ड क्या होता है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट होल्ड्स टू और मोर एटम्स आर आयंस etc टुगेदर इन डिफरेंट केमिकल स्पीसीज आर कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो दो या दो से अधिक, या तो एटम्स को, नहीं तो आयंस को, नहीं तो कंपाउंड्स को, नहीं तो एलिमेंट्स को आपस में क्या करता है? होल्ड करके रखता है अलग अलग केमिकल स्पीसीज में, वो केमिकल बॉन्ड कहलाता है। काजेज ऑफ केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन। केमिकल बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है? इसका काजेज है, दो काजेज हैं। टू अटेन मिनिमम एनर्जी एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी। कम ऊर्जा और मैक्सिमम स्टेबिलिटी बनाने के लिए भी केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। एटम्स कंबाइंड विथ वन एंड अदर टू अटेन द स्टेबिलिटी बाय फॉर्मिंग मॉलिक्यूल्स। कह रहा है कि जो भी हमारे एटम्स होते हैं वो एक दूसरे से कंबाइंड होकर के मॉलिक्यूल्स फॉर्म करते हैं। मॉलिक्यूल्स आर स्टेबल स्पीसीज एंड हैव लेस काइनेटिक एनर्जी। और कह रहा है कि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं एक स्पेशल स्पीसीज मॉलिक्यूल्स की तरह फॉर्म होते हैं, कि स्पेशल स्पीसीज की तरह फॉर्म होते हैं जिनमें बहुत कम काइनेटिक एनर्जी की जरूरत होती है और वो आसानी से फॉर्म किए जा सकते हैं। या तो ये होगा केमिकल बॉन्ड बनने का पहला रीजन, नहीं तो केमिकल बॉन्ड बनने का दूसरा रीजन होता है टू अटेन द नियरेस्ट इनर्स गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जो होता है यह नियरेस्ट गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने के लिए भी एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? कम बॉन्डिंग बना देते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल हम जैसे बात कर रहे हैं, जैसे आप ध्यान दीजिए 2 और 6 ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक ये बात करेंगे एटॉमिक नंबर की तो 8 होता है। फर्स्ट सेल में 2 और आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। यह 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? अटेन करेगा, गेन करेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए इसका जो एक एटम है वो दूसरे इलेक्ट्रॉन के अनदर एटम के को फॉर्म करने के लिए आएगा 2 6 का। इसे भी 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। और ये आपस में मॉलिक्यूल्स जो होंगे कंबाइंड होने के लिए जुड़ जाएंगे। तो ये जब जुड़ेंगे तो अट्रैक्ट होकर के उठूगा फॉर्मेशन कर देते हैं। तो ये जो है ये नियरेस्ट जो है इनर्ट गैस का कौन सा टर्म फॉलो करेंगे? इनर्ट गैस इसके जस्ट पास में कौन सा होता है? 10 पर होता है नियॉन। नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने की कोशिश करेंगे जिसका 2 और 8 होता है।
2 इलेक्ट्रॉन को ये अटेंड करने की कोशिश करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को ये अटेंड करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे भी हमारे केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, जिसे ऑक्टेट रूल कहा जाता है। दिस इज द अकॉर्डेंस विद द लुईस ऑक्टेट रूल, और यह लुईस ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग होता है। कल हम लोग केमिकल बॉन्ड के टाइप के बारे में पढ़ेंगे और उनके फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे कि ये कैसे फॉर्म होते हैं। तब आपको अच्छे से इनके इंटरेक्शन के बारे में समझ में आएगा कि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इनर्ट गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे अचीव करते हैं। केमिकल बॉन्ड के टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं। एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स इन डिफरेंट मैनर्स। कह रहा है कि जो भी हमारे एटम्स होते हैं वो मॉलिक्यूल्स अलग अलग मैनर्स में फॉर्म करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स, the process by which the atoms attain to the stable configuration, chemical bond may be various type as। अगर हम इसके बारे में बात करें तो on the basis of electronic configuration, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर, and the process by which the atoms attain to the stable configuration, और उस प्रोसेस पर जिस पर ये एटम्स जो होते हैं स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करते हैं, केमिकल बॉन्ड्स जो होते हैं वो 3 प्रकार से डिफाइन किए जा सकते हैं। यानी यह किस बेसिस पर डिफाइन किया गया है? एक तो इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर, और दूसरा स्टेबल होने के कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर जिसको वो अटेन करते हैं। इसके बेसिस पर वो 3 तरह के हमारे बॉन्ड हो सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, पहला जो बॉन्ड होता है, 3 टाइप होते हैं, उसमें से पहला जो टाइप है वो आयनिक बॉन्ड का टाइप है। आयनिक बॉन्ड या इसे हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। ये कब डेवलप होता है? फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से डेवलप होता है। नॉन डायरेक्शनल इन नेचर, और नेचर की अगर हम बात करें तो इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता, नॉन डायरेक्शनल होता है, कहीं भी हो सकता है। दूसरा इसका जो टाइप है, इसका दूसरा टाइप है कोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड या इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड, इन्हें हम कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं या इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड कहते हैं, क्योंकि यह पेयर में इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? शेयर करते हैं। फॉर्म्ड बाय बाई डायरेक्शनल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कह रहा है कि यह बाई डायरेक्शनल होता है, दोनों तरफ के डायरेक्शन में होता है, वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से ये फॉर्म होता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और थर्ड होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यह जो बॉन्ड फॉर्म होता है यह यूनिडायरेक्शनल होता है, यानी सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यस इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग पर। तो 3 तरह से भी हम इसको देख सकते हैं। एक होता है नॉन डायरेक्शनल, दूसरा होता है बाई डायरेक्शनल, और तीसरा होता है यूनिडायरेक्शनल। तीसरा पहला जो होता है आयनिक बॉन्ड जो होता है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने पर बनता है। जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है इलेक्ट्रॉन पेयर के शेयर होने पर बनता है, और तीसरा जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है वो यूनिडायरेक्शनल में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के रीजन की वजह से होता है। बात करते हैं आयनिक बॉन्ड की। ये दोनों बॉन्ड के बारे में बात नहीं करनी है, हमें बात करनी है आयनिक बॉन्ड के बारे में। आयनिक बॉन्ड होते क्या है? द बॉन्ड दैट इज फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम इज नोन एज आयनिक बॉन्ड। कह रहा है द बॉन्ड दैट इज, कह रहा है वह बॉन्ड जो कि कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफर के बाद डेवलप होने पर बनता है। एक एटम जब दूसरे एटम को कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने पर जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? आयनिक बॉन्ड कहते हैं। इन अनदर वर्ड, अगर हम इसे अनदर वर्ड में भी बता सकते हैं कि द फोर्स दैट होल्ड्स एटम टुगेदर थ्रू द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। वह फोर्स जो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन पर कंप्लीट ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन जब करता है, इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली ट्रांसफर करता है, तो वो जो फोर्स जिसकी वजह से वो एटम्स को क्या किए रहता है? होल्ड किए रहता है, उसी फोर्स को ही हम क्या कहते हैं? आयनिक बॉन्ड कहते हैं। एन आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन वन एटम कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन्स टू अटेन द इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन एंड अनदर एटम कैन गेन इलेक्ट्रॉन्स to attain inert gas configuration। इस बात को थोड़ा सा आपको समझना होगा। जो आयनिक बॉन्ड होता है वो फॉर्म्ड होता है, कब फॉर्म्ड होता है? जब वन एटम कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन, एक एटम इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, टू अटेंड
अटेन करने के लिए कौन सा कॉन्फ़िगरेशन, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। इसको जरा हम यहां देखेंगे, यहां हम ध्यान देंगे जो सोडियम है इसके आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और यही 1 इलेक्ट्रॉन ये क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है किस चीज को अटेंड करने के लिए, स्टेबल होने के लिए इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को। और इसका पास में सबसे पास में इसका इनर्ट गैस है नियॉन, तो नियॉन के कॉन्फ़िगरेशन को अटेंड करने के लिए वो ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। ठीक है। सेकेंड, एंड अनदर एटम, और जो उसका दूसरा एटम होता है कैन गेन इलेक्ट्रॉन, दूसरा एक फर्स्ट एटम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है और दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, और वो इलेक्ट्रॉन को जो गेन करता है वो भी अटेन करना चाहता है क्या, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को। जैसे इस एग्जांपल में हम ध्यान से देखेंगे, इसमें जो इलेक्ट्रॉन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, यह ऑक्टेट रूल, लुईस के ऑक्टेट रूल को फुलफिल करने के लिए वो क्या कर रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन को जो है, जो एक इलेक्ट्रॉन है वो एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले रहा है तो भी ये आर्गन गैस कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो कर ले रहा है, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर ले रहा है। और जो भी स्टेबल होने के लिए जितने भी हमारे एटम्स होते हैं वो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को ही फॉलो करते हैं। जनरली एन आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म करा, जनरली की अगर हम बात करें सामान्यतः एक जो आयनिक बॉन्ड होता है फॉर्म्ड बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल्स, जनरली जो ये आयनिक बॉन्ड होता है वो मेटल और नॉन मेटल के बिटवीन में ही फॉर्म्ड होता है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लोस्ट आर गेन्ड बाय एन एटम ड्यूरिंग द आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन इज नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंसी। कह रहा है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लोस्ट आर गेन, या तो लॉस किए जाते हैं नहीं तो गेन किए जाते हैं, ऑफ एटम, किसी एटम का, ड्यूरिंग द आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन के समय, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंसी, और उसे इलेक्ट्रोवैलेंसी कहते हैं। जैसे यहाँ एक इलेक्ट्रॉन जो होता है डोनेट किया जा रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जा रहा है तो इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी सोडियम की 1 होगी, और एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया जा रहा है तो यहाँ डोनेट गेन किया जा रहा है तो यहाँ इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, तो वो गेन और लॉस इलेक्ट्रॉन जो भी होते हैं उसको ही हम इलेक्ट्रिक वैलेंसी कहते हैं। अब यहाँ पर एक आयनिक बॉन्ड का एग्जांपल दिया गया है जो कि पेपर में आता भी है। जैसे दिया है फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड के फॉर्मेशन की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम, सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम जब देखेंगे तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट सेल में इसका 1 इलेक्ट्रॉन है, तो यही 1 इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, डोनेट करेगा, तो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को क्या कर लेगा, अटेन कर लेगा। यह शब्द हम लगाएंगे अटेन, ATTAION, अटेन। यह अटेन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को हर मॉलिक्यूल से स्टेबल होने के लिए क्या करना चाहते हैं, अटेन करना चाहते हैं इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को। जैसे ही वो अटेन कर लेंगे, चाहे वो मेटल्स हो या नॉन मेटल्स हो, चाहे अनदर जितने भी एलिमेंट हो, वो स्टेबल हो जाएंगे। और हम सब जैसा कि हम जानते हैं कि जैसे दुनिया में हर कोई स्टेबल ही होना चाहता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन का 17 है, तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड सेल में 7 इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा है, इसके वीडियोस अवेलेबल हैं, आप जाकर के चैनल पर देख सकते हैं। तो इसका हमने 7 इलेक्ट्रॉन देखा, और ये 1 इलेक्ट्रॉन जो है, क्लोरीन कैन गेन 1 इलेक्ट्रॉन टू बी स्टेबल, स्टेबल होने के लिए वह इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है, फॉर्म नेगेटिव चार्ज आयन, और वो नेगेटिव चार्ज आयन क्या हो जाएगा, फॉर्म्ड हो जाएगा। तो 2, 8 और 7 है, एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया तो 2, 8, 8 हो गया। यह आर्गन गैस कॉन्फ़िगरेशन को क्या कर लिया, अटेन कर लिया, जिससे यह स्टेबल हो गया। पॉजिटिव चार्ज जो आयन होते हैं उन्हें हम कैटायन कहते हैं, और जो नेगेटिवली चार्ज आयन होते हैं उन्हें हम एनायन कहते हैं। अब हम यहाँ पर ध्यान देंगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इसे लुईस ने दिया था। लुईस जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को, आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन को दिया था लुईस ने। तो उन्होंने किया क्या कि देखिए सोडियम का एक इलेक्ट्रोवैलेंसी, यहाँ एक आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है, तो उसने एक इलेक्ट्रॉन को कैसे दर्शाया है, डॉट से,
और क्लोरीन के कितने इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में, कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। तो उसके जो 7 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में, इसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, आउटर मोस्ट शेल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 7 है, तो इसे क्रॉस से दिखाया गया है। तो देखिए ध्यान से कि सोडियम जो है एक अपना इलेक्ट्रॉन क्या किया है, डोनेट कर दिया है। तो इसका एक इलेक्ट्रॉन जैसे इसने डोनेट किया है तो इस पर चार्ज कितना हो गया है, पॉजिटिव हो गया है। और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो इस पर चार्ज कितना क्या हो गया है, नेगेटिव। और यह NaCl के साथ एक आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन कर लिया और NaCl कंपाउंड हमारा फॉर्म कर लिया। तो ये आपका था आयनिक बॉन्ड। ध्यान देते हैं बोर्ड पर, फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। आयनिक कंपाउंड के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पढ़ा कि फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। आज हम पढ़ने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड का हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया, 282 आया। आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है इसके, यह 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा, और 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करेगा। तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इनर्ट गैस, नियॉन गैस कॉन्फ़िगरेशन को इसने क्या कर लिया, अटेन कर लिया। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि क्लोरीन जो 17 है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन क्या करना है, इसको गेन करना है। तो यह एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो यह गेन करते ही आर्गन गैस कॉन्फ़िगरेशन को क्या कर लेगा, अटेन कर लेगा। और इसने भी एक इलेक्ट्रॉन गेन करके आर्गन गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर लिया। अब जब हम इसमें देखेंगे तो क्लोरीन का यह 2 एटम मैग्नीशियम के 2 इलेक्ट्रॉन के एटम को जो ये दोनों इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था, ये दोनों के 2 क्लोरीन के एटम क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं। इसलिए इन पर एक माइनस चार्ज दोनों पर चढ़ गया है और मैग्नीशियम पर 2 प्लस चार्ज चढ़ा है। ये मिलकर के मैग्नीशियम क्लोराइड फॉर्म किए हैं, जो कि एक आयनिक कंपाउंड है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड का कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है फिजिकल स्टेट। आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड एट अ रूम टेम्परेचर। जो भी आयनिक कंपाउंड होते हैं जनरली सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पर। इसका रीजन क्या है, इसका एक्सप्लेनेशन यह है कि सिंस आयनिक कंपाउंड एग्जिस्ट क्लस्टर ऑफ आयन पार्ट्स, दे आर strong forces of attraction between them, which are force strong crystal that cannot be liquefied easily, and hence ionic compounds are solid. सेंस ये है कि आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं क्लस्टर ऑफ आयन पार्ट्स होते हैं। आयन पार्ट्स के बहुत सारे क्लस्टर, गुच्छे होते हैं, बहुत सारे आयंस के पार्ट्स एक जगह इकट्ठा होते हैं। देयर आर स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, और उनके बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होता है between them, which form strong crystal, जिसकी वजह से वो एक स्ट्रॉन्ग क्रिस्टल को फॉर्म करते हैं। that can be liquefied easily, जो कि easily liquefied नहीं किया जा सकता, that cannot be easily liquefied, and hence ionic compounds are solid। यही रीजन है कि आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। हार्डनेस की बात करते हैं तो अगर वो सॉलिड होगा तो हार्ड भी होंगे ही होंगे। आयनिक कंपाउंड्स आर हार्ड। इसका रीजन यह है ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एटम्स, आयनिक कंपाउंड आर हार्ड। कह रहा है कि जो भी एटम्स होते हैं उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं उनके बिटवीन में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ज्यादा होता है, मैक्सिमम होता है, जिसकी वजह से ये हार्ड होता है। कंडक्टिविटी की बात करते हैं। इन द सॉलिड स्टेट द आयनिक कंपाउंड आर नॉन कंडक्टर्स। कह रहा है सॉलिड स्टेट में ये नॉन कंडक्टर होते हैं आयनिक कंपाउंड। बट इन द मोल्टेन या फ्यूज्ड स्टेट, अगर हम इसे मोल्ट कर दें, या इन द एक्वस स्टेट, या इस एक्वस स्टेट में हम इसे कर दें, यानी इसमें हम इसके लिक्विफाई कर दें, तो लिक्विफाई करने के बाद कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन यह है कि इन द सॉलिड स्टेट द आयनिक are held to the strongly electrostatic force of attraction that remains stationary or ionic crystal and hence not be conduct the electricity। कह रहा है कि जब ये सॉलिड स्टेट में होते हैं तो इनके जो एटम्स होते हैं इनके बिटवीन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत मैक्सिमम होता है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर पाते और वो स्टैटिक फोर्स को अपने तोड़ नहीं पाते, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होता पाती। बट इन द फ्यूज स्टेट, जब फ्यूज स्टेट में आते हैं या लिक्विड स्टेट में आते हैं या एक्वस स्टेट में आते हैं, आयंस आर अवेलेबल फॉर कंडक्टिविटी। जैसे ही वो लिक्विड स्टेट में आते हैं वो कंडक्टिविटी को
अटेंड कर लेते हैं। हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ही, इनके हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ही इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होते हैं, हाई होते हैं। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो आयनिक कंपाउंड आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर, आयनिक कंपाउंड जो होते हैं जनरली जो होते हैं वाटर में क्या होते हैं, सॉल्युबल। एग्जांपल मैग्नीशियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड। तो ये कैरेक्टरिस्टिक थे आयनिक कंपाउंड्स के। मेटल्स इन नेचर, in nature metals are generally found either in the native state or combined state। अगर हम मेटल्स की बात करें तो वो दो ही स्टेट में पाए जाते हैं, एक तो वो नेटिव स्टेट में पाए जाते हैं यानी फ्री स्टेट में, और नहीं तो वो किसी न किसी अनदर एलिमेंट के साथ या अनदर कंपाउंड के साथ कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं। द नेटिव स्टेट इज ऑल्सो कॉल्ड फ्री स्टेट और मेटेलिक स्टेट। जो नेटिव स्टेट होता है उसे हम फ्री स्टेट या मेटेलिक स्टेट कहते हैं, और ये फ्री स्टेट में कुछ ही हैं जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं वे ही पाए जाते हैं। लेस रिएक्टिव जो मेटल्स हैं आर जनरली प्रेजेंट इन द फ्री एलिमेंटल स्टेट, और वो जितने भी हमारे फ्री हैं वो उसमें कौन कौन से हैं, सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनम है, ये जो है हमारे नेटिव स्टेट में पाए जाने वाले लेस रिएक्टिव एलिमेंट है। मरकरी है। These are found usually associated with the rocks or alluvial material like clay, sand, etc. Sometimes metals are found in the lumps which are called the nuggets। कह कि these are found usually associated with the rocks or alluvial material। कह कि यह तो या तो रॉक्स में पाए जाते हैं, नहीं तो जितने भी alluvial materials हैं उनमें ये पाए जाते हैं, like clay जैसे मिट्टी हो गई, sand बालू हो गया। Sometimes metals are found in lumps, करा कि यह कुछ निचली स्तरों पर भी पाए जाते हैं, which are called the nuggets, और ये nuggets कहलाते हैं। Examples सिल्वर है, गोल्ड, प्लैटिनम, ये जो है हमारे लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं। In the combined state metals form minerals which contain various valuable substances and impurities along with the metals। कह रहा है कि इन द कंबाइंड स्टेट की अगर हम बात करते हैं, मेटल्स फॉर्म मिनरल्स, कह रहा है जो मेटल्स होते हैं वो मिनरल्स के फॉर्म में आते हैं, मिनरल्स फॉर्म करते हैं, विच कंटेन वेरियस वैल्यूएबल सब्सटेंसेस, और उसमें बहुत सारे वैल्यूएबल सब्सटेंसेस भी होती हैं, उसके साथ साथ कंबाइंड स्टेट्स में इंप्योरिटीज भी मिली होती है along with these metals। कह रहा है इस मेटल्स में, कह रहा है द मिनरल्स आर प्रेजेंट एज मिक्सचर ऑफ मेटेलिक कंपाउंड। कह रहा है कि जो मिनरल्स होते हैं वो मिक्सचर ऑफ मेटेलिक कंपाउंड के फॉर्म में पाए जाते हैं, एंड एक्सट्रैक्टेबल इम्प्योरिटीज आर नोन एज ओर्स। कह रहा है कि अगर हम इम्प्योरिटीज को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, ओर्स कहलाते हैं। एंड कंपाउंड ऑफ अ मेटल फाउंड इन नेचर इज कॉल्ड मिनरल्स, और कह रहा है कि वो कंपाउंड जो मेटल्स नेचर में फाउंड किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, मिनरल्स कहते हैं, जैसे आयरन हो गया, कॉपर हो गया। द इम्प्योरिटीज फ्रॉम द डिजायर्ड मेटल्स आर रिमूव्ड बाय द वेरियस मेथड कॉल्ड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेथड। द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ दिस मेटल्स इज नोन एज मेटलर्जी। कह रहा है कि ये जो भी इम्प्योरिटीज आपके मेटल्स के साथ होती हैं, जो भी मिली होती हैं, चाहे वो लाइक सैंड हो, क्ले हो, अनदर रॉक्स हो, तो ये जितनी भी इम्प्योरिटीज हैं उनको एक्सट्रैक्ट करने के कंप्लीट प्रोसेस को हम क्या बुलाते हैं, मेटलर्जी बुलाते हैं। ओर्स की बात करते हैं, व्हाट इज द ओर्स? द मिनरल्स फ्रॉम विच द मेटल्स कैन बी कन्वेंशनली एंड इकोनॉमिकली आर नोन एज ओर्स। कह रहा है कि किसी भी मिनरल से, जितने भी हमारे मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स जो नेचुरल फॉर्म में मेटल्स पाए जाते हैं अर्थ क्रस्ट पर, वो हमारे मिनरल्स होते हैं, चाहे वो कंबाइंड स्टेट में हो और नेटिव स्टेट में, उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर वो जो जिस भी स्टेट में पाए जा रहे हो, कंबाइंड और नेटिव स्टेट में, अगर हम उनकी इंप्योरिटीज को बहुत कन्वेंशनली, सुविधाजनक रूप से, एंड इकोनॉमिकली यानी सस्ते रूप में अगर हम उसे एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, तो वो मिनरल्स ही क्या कहलाते हैं, ओर्स हो जाते हैं। क्योंकि सारे मिनरल्स ओर्स नहीं हो सकते, बट जितने भी ओर्स होते हैं वो मिनरल्स होते हैं। अब कुछ टाइप्स दिए हैं, नेम ऑफ ओर्स दिए हैं और उनके कंपोजिशन दिए हैं,
जैसे टोटल जो ओर्स होते हैं 4 फॉर्म में पाए जाते हैं, ऑक्साइड्स, कार्बोनेट, सल्फेट्स एंड सल्फाइड्स। ये 4 इसके मेनली जो हैं आपके ओर्स दिए हैं। नेम ऑफ ओर्स, हेमेटाइट का Fe2O3, मैग्नेटाइट और बॉक्साइट, ये ऑक्साइड फॉर्म में होते हैं। कार्बोनेट फॉर्म में होते हैं लाइमस्टोन, डोलोमाइट और कैलामाइन, ये कार्बोनेट फॉर्म में होते हैं। सल्फेट के फॉर्म में एप्सम सॉल्ट होता है और जिप्सम होता है, और सल्फाइड के फॉर्म में गैलेना, जिंक ब्लेंड एंड आयरन पायराइट होता है। और ये उनके कंपोजिशंस दे रखे हैं विद एक्सप्लेनेशन। बात करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स की। अब जो ओर्स की जो टोटल मेटलर्जी की प्रोसेस होती है, तो ये ओर्स का एक्सट्रैक्शन कैसे किया जाता है इसके बारे में बात करते हैं। मेटलर्जी इज द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स इज द प्योर स्टेट फॉर्म देयर रिस्पेक्टिव ओर्स एंड रिफाइनिंग देम फॉर यूज। कह रहा है कि मेटलर्जी वो प्रोसेस होता है जिसमें किसी ओर्स से मेटल को क्या किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट करके यूज करने लायक बनाया जाता है। तो उस प्रोसेस को हम मेटलर्जी कहते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स अकॉर्डिंग टू द रिएक्टिविटी। कह रहा है कि रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग जो होता है, अलग अलग मेटल्स की अलग अलग रिफाइनिंग प्रोसेस होती है। मेटलर्जी का प्रोसेस होता है जिससे हमें प्योर मेटल मिलता है। देखते हैं, द हाईली रिएक्टिव मेटल्स आर जनरली बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग दे हैव विद द अदर कंपोनेंट्स ऑफ ओर्स। कह रहा है कि जो हाई रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो जनरली इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से ही प्योरिफाइड होते हैं, इलेक्ट्रिक प्रोसेस से ही रिफाइनिंग किए जाते हैं। रीजन इनका ये होता है कि दे हैव द अदर कंपोनेंट ऑफ ओर स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग। कह रहा है कि इसलिए क्योंकि उनकी जो बॉन्डिंग होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है, तो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से ही इसे अलग किया जाता है। सो कैन नॉट बी रिड्यूस और हीटिंग विद द कार्बन। कह रहा है कि इसे हीट करके हम अलग नहीं कर सकते, रिड्यूस नहीं कर सकते। एग्जाम्पल, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम आर एक्सट्रैक्टेड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस। ये हाई रिएक्टिव मेटल्स हैं जो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से क्या किए जाते हैं, एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं मॉडरेटली मेटल्स की। जो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं जनरली एक्सट्रैक्टेड बाय द रिडक्शन प्रोसेस। कह रहा है कि जो हमारे मॉडरेटली जो हमारे मेटल्स होते हैं वो रिडक्शन प्रोसेस से रिफाइन किए जाते हैं। दिस रिडक्शन इज डन द रिड्यूसिंग एजेंट लाइक कोक etc। कह रहा है द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन नोन एज कोक। कह रहा है कि जो रिडक्शन का प्रोसेस होता है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट की तरह हम कार्बन का कोक का यूज करके हम इसे रिडक्ट करते हैं। मॉडरेटली जो रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे या रिडक्शन प्रोसेस से किए जाने वाले हमारे जो मेटल्स होते हैं वो जिंक है, आयरन है, लेड है etc। ये जो हमारे मेटल्स हैं ये इस मेथड से, रिडक्शन मेथड से क्या किए जाते हैं, एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। और लेस रिएक्टिव मेटल्स जो होते हैं फ्रॉम देयर ऑक्साइड बाय हीटिंग अलोन। कह रहा है कि वो उनको अकेले ही बस हीट कर देते हैं तो यह ऑक्साइड के फॉर्म में होते हैं और वो आसानी से क्या होते हैं, एक्सट्रैक्ट किए जा सकते हैं। लेस रिएक्टिव में कॉपर है, मरकरी है, सिल्वर है, प्लेटिनम है, गोल्ड है। वेरी लेस रिएक्टिव मेटल्स आर प्रेजेंट इन द फ्री स्टेट इन नेचर। कह रहा है कि कॉपर और मरकरी जो होते हैं उनके ऑक्साइड के फॉर्म में होते हैं तो उन्हें हम हीट करके अलग कर देते हैं, और जो नेटिव स्टेट के होते हैं जैसे सिल्वर है, गोल्ड है और प्लेटिनम है, ये वेरी लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। ये नेटिव स्टेट में ही पाए जाते हैं, इन्हें प्योरिफाइड करने की यानी रिफाइनिंग करने की कोई जरूरत नहीं होती है। अब इसका शॉर्ट व्यू देखते हैं कि कैसे हम हाई रिएक्टिव मेटल्स को कैसे प्योरिफाइड करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे प्योर मेटल को, मॉडरेटली मेटल्स को और लेस रिएक्टिव मेटल को। तो बात करते हैं, सबसे पहले हम ओर्स लेंगे, ओर्स लेने के बाद उसका कंसंट्रेशन करेंगे। कंसंट्रेट करते ही हमें पता चल जाएगा कि वो ओर्स कौन सा है, हाई रिएक्टिव मेटल्स का है, मॉडरेटली का है कि लेस रिएक्टिव मेटल्स है। इनमें से अगर हाई रिएक्टिव मेटल है तो सबसे पहले उसका इलेक्ट्रोलिसिस करा देंगे उस मोल्टेन ओर का और हमें प्योर मेटल मिल जाएगा। लेकिन अगर मॉडरेटली है तो मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी जो होती है, मीडियम जो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स हैं हमारे, वो दो फॉर्म में होंगे। एक तो कार्बोनेट ओर्स होता है और दूसरा सल्फाइड ओर्स। दोनों में से कोई दो ओर्स होंगे, या तो कार्बोनेट ओर्स के होते हैं नहीं तो सल्फाइड ओर्स के होते हैं। अगर कार्बोनेट ओर्स का है तो हम उसका कैल्सिनेशन कराते हैं। कार्बोनेट ओर्स
का कैल्सिनेशन और सल्फाइड ओर्स का रोस्टिंग कराया जाता है। इन दोनों को जैसे ही हम रोस्ट कराते हैं, इन दोनों के ही प्रोसेस से सल्फाइड ओर्स का कराते हैं तो भी मेटल ऑफ ऑक्साइड मिल जाता है, और अगर कार्बोनेट ओर्स है तो उसका कैल्सिनेशन प्रोसेस कराते हैं तब भी हमें ऑक्साइड ऑफ मेटल्स मिल जाता है। ऑक्साइड ऑफ मेटल्स का हम क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे, और रिडक्शन करने के बाद प्यूरिफिकेशन कर देंगे, हमें प्योर मेटल मिल जाएगा। और लेस रिएक्टिव मेटल्स जो होते हैं लाइक कार्बन एंड मरकरी, वेरी लेस तो नेगेटिव स्टेट में होते हैं, लेकिन लेस रिएक्टिव मेटल्स जो होते हैं वो जो लो रिएक्टिविटी के हैं उनका सल्फाइड ओर्स होता है। सल्फाइड ओर्स का रोस्टिंग करते हैं, रोस्टिंग के बाद हमें मेटल ऑक्साइड प्राप्त होता है। मेटल ऑक्साइड को हम मेटल से निकलता है और मेटल को हम रिफाइनिंग कर देते हैं, हमें प्योर मेटल मिल जाता है। तो ये आपका मेटलर्जी के प्रोसेस थे जिनका शॉर्ट व्यू आपने देखा। अब हम इसके सारे प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हाई रिएक्टिव मेटल्स जो होते हैं, हाई रिएक्टिव मेटल्स जितने भी हैं हमारे, उनके एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के बारे में, उसकी मेटलर्जी प्रोसेस के बारे में। उसके बाद पढ़ेंगे मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स के, और एट लास्ट लेस रिएक्टिव मेटल्स के मेटलर्जी प्रोसेस को। मेटलर्जी प्रोसेस में आने वाले हम टर्म्स की बात करते हैं। माइनिंग ऑफ ओर्स की माइनिंग की बात करते हैं। जनरली ओर्स आर फाउंड डीप इनसाइड द अर्थ बट सम मे बी प्रेजेंट ओनली अ फ्यू मीटर्स अंडर अर्थ सरफेस। कह रहा है कि जनरली जो ओर्स होते हैं वो डीप इनसाइड में होते हैं, बहुत अर्थ के डीप इनसाइड में होते हैं, लेकिन कुछ जो होते हैं अर्थ क्रस्ट के ऊपर सरफेस पे कुछ ही मीटर पर पाए जाते हैं। माइनिंग द प्रोसेस टू मेक आउट द ओर्स फ्रॉम माइंस। माइनिंग वो प्रोसेस होता है जिससे ओर्स को क्या किया जाता है, माइंस किया जाता है। माइंस में से जो माइंस होते हैं उनमें से माइनिंग किया जाता है ओर्स का। सीजिंग ऑफ ओर्स, साइजिंग ऑफ ओर्स ऐसे हम कह सकते हैं। साइजिंग ऑफ ओर्स, माइंड ओर्स आर फाउंड जनरली इन द फॉर्म ऑफ बिग लंप्स। कह रहा है कि जितने भी हमारे माइनिंग ओर्स होते हैं वो बहुत बड़े लंप्स के रूप में होते हैं, पत्थरों के बड़े बड़े आकार और साइज में होते हैं, टेढ़े मेढ़े होते हैं। Which are crushed into small pieces, जिन्हें हम क्रश करके उन्हें छोटे छोटे स्मॉल पीसेस में बांट देते हैं। एंड देन पाउडर्ड, और उसके बाद उसे पाउडर के फॉर्म में कर देते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ फोर्स आर इनरिचमेंट ऑफ फोर्स या ड्रेसिंग ऑफ फोर्स, इन तीनों का सेंस एक ही है। क्या सेंस है ये? द रिमूवल ऑफ अनडिजायर्ड फॉरेन इंप्योरिटीज। कह रहा है कि अनडिजायर्ड जो फॉरेन इंप्योरिटीज हैं उसको निकाला जाता है, जिन्हें हम गैंग बुलाते हैं। फ्रॉम ओर इज कॉल्ड द कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। कह रहा है कि वो जितने भी हमारे फॉरेन यानी बाहरी जितने भी हमारी इंप्योरिटीज होती है जिन्हें हम गैंग बुलाते हैं, उन्हें निकाला जाता है तो उसे हम कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। मेनी फिजिकल एंड केमिकल मेथड आर यूज्ड फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। कह रहा है इसके लिए बहुत सारे फिजिकल और केमिकल प्रोसेस यूज किए जाते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स के लिए। अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ ओर इनटू ऑक्साइड ओर। कह रहा है कि ऑक्साइड ओर का ऑक्सीडेशन कैसे किया जाता है। द ऑक्सीडेशन ऑफ ओर इज एन इसेंशियल स्टेप मेटलर्जी प्रोसेस बिकॉज द रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड इज कंपैरेटिवली easier than the reduction of the other compound of the metals as carbonate, nitrate, and hence metallic compounds are first converted into their respective oxide and then the reduce of the metals। काफी लंबी लाइन है ये, इसको अगर हम कंपैरेटिवली अलग अलग पार्ट में हम करके देखें तो क्या है? The oxidation of ores is an essential step of metallurgical process। कह रहा है मेटलर्जिकल प्रोसेस का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है, पार्ट होता है ऑक्सीडेशन ऑफ ओर्स। क्यों? बिकॉज द रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड, कह रहा है कि जितने भी हमारे मेटल ऑक्साइड है उनका रिडक्शन इज कंपैरेटिवली इजियर देन द रिडक्शन ऑफ अदर कंपाउंड ऑफ मेटल्स। कह रहा है कि यह बहुत इजी होता है, किसी भी मेटल का ऑक्साइड के फॉर्म में उसका जो एक्सट्रैक्शन होता है दूसरे मेटल के कंपाउंड, जैसे अगर कार्बोनेट में के फॉर्म में हो या नाइट्रेट के फॉर्म में हो, तो उससे इजी प्रोसेस होता है किसका? ऑक्साइड मेटल्स का, मेटल के ऑक्साइड का। यानी मेटल के ऑक्साइड हो या कार्बोनेट और नाइट्रेट के कंपाउंड हो तो उससे मेटल ऑक्साइड जो होते हैं ना आसानी से क्या हो सकते हैं? एक्सट्रैक्ट हो सकते हैं इजी प्रोसेस द्वारा। Hence metallic compounds are first converted into their
रिस्पेक्टिव ऑक्साइड। यही रीजन है कि अगर वो कार्बोनेट के फॉर्म में होते हैं या नाइट्रेट के फॉर्म में होते हैं तो उन्हें हम, या सल्फाइड के फॉर्म में होते हैं तो उन्हें हम ऑक्साइड के फॉर्म में रिड्यूस करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, एंड देन द रिड्यूस मेटल्स, और उससे हम मेटल को क्या करते हैं, रिडक्ट कर लेते हैं, रिड्यूस कर लेते हैं। कन्वर्जन ऑफ ओर्स इनटू द ऑक्साइड आर कैन बी डन बाय द आइदर ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स। कह रहा है कि नीचे जो दिए गए मेथड्स है इनके द्वारा ऑक्साइड को, जो भी ओर्स होते हैं उनको ऑक्साइड ओर में क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है। उसके दो प्रोसेस आपके सामने हैं, पहला है कैल्सिनेशन और दूसरा है रोस्टिंग। कैल्सिनेशन में जितने भी कार्बोनेट के ओर्स होते हैं उनका, यहां अगर हम बात करें तो जितने भी ऑक्साइड के फॉर्म में और कार्बोनेट के फॉर्म में होते हैं, डाइहाइड्रेटेड के फॉर्म में या कार्बोनेट के फॉर्म में होते हैं, तो आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि जितने भी कार्बोनेट ओर्स होते हैं उनका हम कैल्सिनेशन कराते हैं, और जितने सल्फाइड के ओर्स होते हैं उनका हम रोस्टिंग प्रोसेस के थ्रू उन्हें हम ऑक्साइड के फॉर्म में चेंज करते हैं। ध्यान देंगे, इन दिस प्रोसेस द ओर इज हीटेड, absence of air or limited supply of air strongly below its fusion temperature। करा इस प्रोसेस में इन द absence of air, कैल्सिनेशन प्रोसेस में एयर जो होता है absence होता है, और हम उसके मेल्टिंग पॉइंट के बेलो हम स्ट्रांगली हीटेड करते हैं। बट रोस्टिंग प्रोसेस में ठीक ऐसा ही प्रोसेस है, लेकिन बट इसमें ऐसा होता है कि एयर प्रेजेंट होता है। In this method, ore is heated either alone or with the some material, and the excess of oxygen is essential condition। कह रहा है कि इसमें एयर प्रेजेंट होता है और इसमें एयर absence होता है। इसमें भी below the melting point हीट करते हैं और उसमें भी below the melting point हीट करते हैं। इसमें कार्बोनेटेड ओर्स का हम ऑक्सीडेशन करते हैं, ऑक्सीडेशन में रिडक्ट करते हैं, और इसमें सल्फाइड ओर्स का रिडक्शन करते हैं इन ऑक्साइड फॉर्म में। In generally carried out in the case of carbonate ores and hydrated oxide ores। कह रहा है कि कैल्सिनेशन प्रोसेस में कार्बोनेट ओर्स और हाइड्रेटेड ओर्स का कैल्सिनेशन किया जाता है यह इस प्रोसेस में। और कैल्सिनेशन का यह प्रोसेस जो है ना, रिवर्बरेटरी फर्नेस में किया जाता है। रिवर्बरेटरी एक तरह का फर्नेस होता है, भट्टी, जिसमें इस फर्नेस में, जिसको रिवर्बरेटरी फर्नेस कहा जाता है, उसमें यह प्रोसेस कराया जाता है कैल्सिनेशन का। और रोस्टिंग का भी प्रोसेस रिवर्बरेटरी फर्नेस में ही किया जाता है, बस थोड़ा सा वो स्पेशल हो जाता है, थोड़ी सी डिजाइन उसकी अलग हो जाती है। जैसे देखिए, हाइड्रेटेड ऑक्साइड ओर्स अंडरगो कैल्सिनेशन इन ऑर्डर टू रिमूव द मॉइस्चराइज्ड ओर्स। करें मॉइस्चराइज्ड ओर्स को हटाने के लिए हम कैल्सिनेशन का प्रोसेस यूज करते हैं। देखिए यहाँ बॉक्साइट है, बॉक्साइट में वाटर एक्सेस फॉर्म में है, जैसे ही हमने इसको हीट किया है एल्यूमिना और वाटर अलग हो गया है। ऐसे ही हमारा आयरन ऑक्साइड, आयरन ट्राई हाइड्रेटेड ऑक्साइड है, आयरन ऑक्साइड और ट्राई हाइड्रेटेड है, इसको भी जब हम हीट किए हैं तो आयरन ऑक्साइड अलग और वाटर अलग हो गया है। कार्बोनेट ओर्स का भी कैल्सिनेशन प्रोसेस के द्वारा ही हम ऑक्साइड फॉर्म में चेंज करते हैं। तो कार्बोनेट ओर्स है, देखिए लाइमस्टोन से हमने लाइमस्टोन को हीट किया है तो वो कैल्शियम ऑक्साइड अलग हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो गया है। और ऐसे ही कैलामाइन है, कैलामाइन को जब हम हीट किए हैं तो जिंक ऑक्साइड अलग और कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो गया है। रोस्टिंग प्रोसेस भी सेम ऐसे ही होता है, बट इसमें एयर अब्सेंस होता है, इसमें एयर प्रेजेंट होता है। इसमें भी बेलो द मेल्टिंग पॉइंट हम टेम्परेचर को जो हमारे हीट करते हैं और इसमें भी हीट किया जाता है। In this process, the implied when the oxidation ores is required, it is generally carried for the sulfide ores। और ये जो है रोस्टिंग प्रोसेस सल्फाइड ओर्स के लिए किया जाता है। हमारे पास गैलेना है, गैलेना को हमने ऑक्सीजन, ये एयर को प्रेजेंट करता है, ये हीट को प्रेजेंट करता है। हमने इसको रोस्ट किया है, रोस्ट करने के बाद हमें लेड ऑक्साइड मिला है। ऐसे ही हमारा ये कैल्कोसाइट है, कैल्कोसाइट को भी हमने हीट किया है तो हमें कॉपर ऑक्साइड मिला है। ऐसे ही हमारा जिंक ब्लेंड है, जिंक ब्लेंड को भी हमने हीट किया है प्रेजेंस ऑफ एयर में, तो वो जिंक ऑक्साइड हमें मिला है। रोस्टिंग इज कैरिड आउट इन द स्पेशल टाइप ऑफ रिवर्बरेटरी फर्नेस।
करा है कि अभी स्पेशल टाइप के रिवर्बरेटरी फर्नेस में ही यह भी प्रोसेस कराया जाता है। इन द रोस्टिंग मॉइस्चराइजर गिवन आउट अलोंग विद द इम्प्योरिटीज विद द सल्फर एंड फास्फोरस। करा है कि वह मॉइस्चराइजर के साथ साथ सल्फर और अगर फास्फोरस की इसमें अगर इम्प्योरिटीज है तो उसके साथ ये क्या हो जाते हैं रोस्टिंग प्रोसेस में अलग हो जाती है। यह इम्प्योरिटी जो भी मिली होती है इन द रोस्टिंग प्रोसेस किसकी, सल्फाइड सल्फर की और फास्फोरस की, वो इम्प्योरिटीज दूर हो जाती है। आफ्टर रोस्टिंग द ओर बिकम पोरस दैट हेल्प्स इन रिडक्ट द ओर्स इन ऑब्टेनिंग द डिजायर्ड मेटल्स। करा कि जैसे ही रोस्टिंग का हम प्रोसेस करा लेते हैं तो हमें जो भी डिजायर्ड मेटल्स के फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना होता है हम उसे आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड ओर इनटू द मेटल, जो रिडक्शन है ऑक्साइड ओर्स के उनका मेटल में हम कैसे कन्वर्टेशन करते हैं इसके बारे में बात करते हैं। द मेटल ऑक्साइड आर फाइनली कन्वर्टेड इनटू द मेटल्स बाय द रिडक्शन प्रोसेस। करा है कि जो भी हमें ऑक्साइड रोस्टिंग प्रोसेस से या कैल्सिनेशन प्रोसेस से जो भी हमारे ऑक्साइड मिले हैं उन ऑक्साइड का रिडक्शन प्रोसेस करेंगे तो हमें मेटल मिल जाएगा। डिपेंडिंग अपॉन द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स रिडक्शन इज डन बाय द डिफरेंट वेज एज। करा है कि उनकी रिएक्टिविटी पर यह डिपेंड करता है और उसके डिफरेंट वेज होते हैं रिडक्ट करने के। उसमें से पहला वे है स्मेल्टिंग रिडक्शन विद कार्बन। करा कि स्मेल्टिंग प्रोसेस है, ऐसे समझिए कि कार्बन के साथ रिडक्ट करके हम इसे आसानी से मेटल को निकाल सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इन दिस प्रोसेस द रोस्टेड आर कैल्सिन्ड, यानी कैल्सिनेटेड प्रोसेस से जो भी ओर निकाले गए हैं, इज मिक्स्ड विथ द सुटेबल क्वांटिटी ऑफ कोक और चारकोल। करा है कि हम जो भी हमारे ओर्स ऑक्साइड ओर्स मिले हुए हैं उसमें सुटेबल क्वांटिटी में हम कोक मिला देते हैं, नहीं तो चारकोल को मिक्स कर देते हैं। विच एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, जो कि रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कार्य करता है, एंड इज हीटेड टू अ हाई टेम्परेचर एबव इट्स मेल्टिंग पॉइंट। और इसके मेल्टिंग पॉइंट के एबव में हाई टेम्परेचर पर हम इसे क्या करते हैं, मेल्ट कराते हैं, टेम्परेचर देते हैं, हीट करते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, लेड ऑक्साइड है, हमने कोक मिलाया, कोक मिलाने के बाद लेड और कार्बन मोनोऑक्साइड हमें प्रोडक्ट के रूप में मिला, और जो ये फिर लेड ऑक्साइड है और ये कार्बन मोनोऑक्साइड फिर इसके साथ कॉम्बिनेशन में आया है तो लेड अलग हो गया है और कार्बन डाइऑक्साइड अलग हुआ है। ठीक ऐसे ही प्रोसेस पर हेमेटाइट है, हेमेटाइट कार्बन के साथ हम हीट किए हैं तो हमें आयरन अलग मिला है और कार्बन मोनोऑक्साइड अलग मिला है प्रोडक्ट के फॉर्म में, और हेमेटाइट फिर कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया है तो आयरन अलग हुआ है और कार्बन डाइऑक्साइड अलग। इसका दूसरा प्रोसेस होता है थर्माइट प्रोसेस, रिडक्ट करने का या दूसरा प्रोसेस है थर्माइट प्रोसेस। इसे थर्माइट प्रोसेस या गोल्ड स्मिथ एल्यूमिनोथर्मिक रिडक्शन भी कहा जाता है, क्योंकि गोल्ड स्मिथ ने इसे दिया था। इस प्रोसेस में हम करते क्या है, इट इज अ टेक्निक टू reduce मेटल ऑक्साइड यूजिंग मोर रिएक्टिव मेटल पाउडर एज फ्यूल। करा है कि इसमें जो है मोर रिएक्टिव मेटल्स जो होते हैं उनको एज अ फ्यूल यूज किया जाता है थर्माइट प्रोसेस में। इसे हम एक तरीके से ऐसे कह सकते हैं कि यह कौन सा प्रोसेस है जिसमें एक हाई रिएक्टिव मेटल्स लेस रिएक्टिव मेटल्स को क्या करते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक छोटा सा एग्जांपल हो सकता है, क्योंकि हाई रिएक्टिव मेटल्स जो हैं, हाई रिएक्टिव मेटल्स लेस रिएक्टिव मेटल्स को डिस्प्लेस करेंगे। एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, टाइटेनियम आर सम मेटल्स व्हिच आर यूज्ड एज फ्यूल इन दिस प्रोसेस। और इस प्रोसेस के लिए हम एल्युमिनियम का, मैग्नीशियम का और टाइटेनियम का, इन तीनों में से किसी का हम यूज कर सकते हैं एज अ फ्यूल। इन दिस प्रोसेस अ मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड ऑक्साइड, इस प्रोसेस में जो हमारा कंसंट्रेटेड ऑक्साइड होता है और जो होता है मेटल पाउडर के रूप में होता है, यानी थर्माइट के रूप में होता है, इज टेकन इन ए स्टील सर्कुबाइल केप्ट ऑन सैंड। करा किया एक सर्कुबाइल में सैंड का बना हुआ एक पात्र होता है जिसमें हम इसे ले लेते हैं, किसको, कंसंट्रेटेड ओर्स को, जो बालू पर रखा हुआ है। ए मिक्सचर ऑफ मैग्नीशियम पाउडर एंड बेरियम पेरोक्साइड कॉल्ड इग्निशन मिक्सचर। करा है कि जो इग्निशन मिक्सचर के तौर पर हम मैग्नीशियम पाउडर या बेरियम और पेरोक्साइड का मिक्सचर लेते हैं, जिसे हम इग्निशन मिक्सचर कहते हैं, जो इग्निट करेगा, जो उस भट्टी को जलाएगा एज अ फ्यूल, इज यूज्ड टू इग्निट द रिएक्शन मिक्सचर। करा कि यही दोनों जो ऑक्साइड होते हैं, मैग्नीशियम पाउडर और बेरियम पेरोक्साइड, यह जो है इग्निट का काम करते हैं, यह रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जलाने का काम करते हैं, फ्यूल का काम करते हैं।
ए लार्ज अमाउंट ऑफ द हीट इज इवॉल्व ड्यूरिंग द रिएक्शन। इन दोनों के रिएक्शन की वजह से बहुत ज्यादा एनर्जी हीट प्रोड्यूस होता है, विच मेल्ट्स इनटू द मेटल्स, और जो कि बाद में मेटल्स मेल्ट हो जाते हैं। यहां देखिए क्रोमियम ऑक्साइड है, क्रोमियम ऑक्साइड एल्युमिनियम के साथ रिएक्शन किया है तो क्रोमियम अलग हो गया और एल्यूमिना अलग हो गया है। हम एल्युमिनियम जो है, यहाँ जो एल्यूमिनियम है वह एज अ फ्यूल लिए हैं इस प्रोसेस के लिए। ऐसे ही फेरिक ऑक्साइड एल्युमिनियम के साथ रिएक्शन किया है तो फेरस अलग हो गया है और एल्यूमिना अलग हो गया और हीट भी निकला है। दिस प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज गोल्ड स्मिथ एल्यूमिनोथर्मिक रिडक्शन। करा इस प्रोसेस को हम गोल्ड स्मिथ एल्यूमिनोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। क्यों कहा जाता है? एज एल्युमिनियम इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड टू द थर्माइट इन दिस प्रोसेस, क्योंकि इस थर्माइट प्रोसेस के लिए थर्माइट के रूप में हम एल्युमिनियम का बहुत मोस्टली यूज करते हैं। हम चाहें तो मैग्नीज और टाइटेनियम का भी यूज कर सकते हैं। अब थर्ड प्रोसेस है रिडक्ट करने का, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन हम करते हैं हाईली रिएक्टिव मेटल्स लाइक सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड एल्युमिनियम ETC are reduced by the electrolysis of their respective oxide. Hydroxide of the fluorine is the molten state. कह रहा है कि यह जो हाई रिएक्टिव मेटल्स हैं हमारे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और एल्युमिनियम, ये रिड्यूस किए जाते हैं बाय द इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस विद देयर रिस्पेक्टिव ऑक्साइड, जिस भी ऑक्साइड के फॉर्म में पाए जाते हों, हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में पाए जाते हों, ऑफ क्लोराइड इन मोल्टेन स्टेट, या क्लोराइड के फॉर्म में पाए जाते हो, हाइड्रोक्साइड का फॉर्म हो सकता है, ऑक्साइड का फॉर्म हो सकता है, या क्लोराइड का भी फॉर्म हो सकता है, वो मोल्टेन स्टेट में होंगे। तो इनमें से किसी का भी अगर हमें रिडक्शन करना है तो हम इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस का यूज करेंगे। इस प्रोसेस में होता क्या है? ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट इनटू द मोल्टेन सोल्यूशन, करा कि जो भी हमें मोल्टेन सोल्यूशन इनका मिलता है उस मोल्टेन सोल्यूशन में हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं। मेटल इज लिबरेटेड एज द कैथोड, कह रहा है कि मेटल जो होता है लिबरेटेड हो जाता है कैथोड पर, व्हाइल इंप्योरिटीज इज सेटल डाउन एज अ एनोड मड जनरली, और कह रहा है कि जो भी हमारे एनोड के मड होते हैं, जो भी हमारी इंप्योरिटीज होती है, वो उस जो भी पात्र होता है इलेक्ट्रोलिसिस के लिए, वो एनोड मड के रूप में नीचे बैठ जाती है। इसका एक छोटा सा फिगर है, आप चाहें तो इसको दिखा सकते हैं ऐसे, जिसमें आप एक एनोड लेंगे, एक कैथोड लेंगे और नीचे इसी का इसका सॉल्यूशन आप ले सकते हैं, और ये जो एक आपका एनोड हो जाएगा और एक कैथोड हो जाएगा और उसको इलेक्ट्रिसिटी आप दे देंगे। इसका एक सिंपल सा फिगर है जो आपको बुक्स में अवेलेबल हो जाएगा, आपको आसानी से मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं एग्जांपल्स की, कैसे ये रिडक्ट हुआ है। तो इसके रिडक्शन की बात करें तो रिडक्शन ऑफ सोडियम फ्रॉम NaCl, बात करते हैं सोडियम का कि NaCl कैसे हो रहा है। देखिए NaCl हमारा मोल्टेन स्टेट में है, मोल्टेन स्टेट में जैसे ही हमने इसको इलेक्ट्रोलिसिस दिया, ये Na प्लस और Cl माइनस क्या हुआ है? अलग हुआ है। कैथोड पर Na प्लस जो होता है एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Na मेटल अलग बना लेता है, और जो एनोड पर है, एनोड पर क्लोरीन जो है एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्लोराइड अलग कर लेता है। ये डोनेट करता है और ये एक्सेप्ट कर लेता है। अब आखिरी प्रोसेस होता है जब हमारा रिडक्ट हो जाता है, तो रिडक्शन के बाद आखिरी प्रोसेस होता है रिफाइनिंग का। जो भी मेटल मिलता है अब उसे हम रिफाइन करेंगे। प्योर मेटल मिल गया है, कुछ उसमें रिफाइनिंग के टर्म होते हैं। अब जब हम उसे रिफाइन करेंगे तो द रिड्यूस मेटल ऑब्टेन्ड आर जनरली इम्प्योर, करा कि रिडक्शन के बाद भी जो हमें मेटल्स मिलते हैं वो 100% प्योर नहीं होते, वो इम्प्योर होते हैं। विच मे बी एसोसिएटेड ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज, करा उसमें बहुत सारे फॉलोइंग टाइप्स की इम्प्योरिटीज हो सकती हैं, जैसे अनचार्ज्ड ओर्स, करा कुछ अनचार्ज्ड ओर्स हो सकते हैं जो रिड्यूस नहीं हुए हों। अदर मेटल्स दैट आर प्रोड्यूस बाय द साइमल्टेनियस रिडक्शन ऑफ देयर कंपाउंड, कुछ अनदर मेटल्स भी हो सकते हैं जो साइमल्टेनियस रिडक्शन की वजह से उसमें आ गए हों। ओरिजिनली प्रेजेंट इन द ओर, जो कि पहले से ही ओरिजिनल फॉर्म में उसमें प्रेजेंट हो सकता है फेरस के साथ कैल्शियम का भी कुछ टर्म आ गया हो, फेरस के साथ अनदर कोई मेटल्स इंक्लूड हो गया हो। नॉन मेटल लाइक सिलिकॉन, कार्बन एंड फास्फोरस, इनमें सिलिकॉन, कार्बन और फास्फोरस भी अवेलेबल हो सकता है। स्लैग फ्लक्स भी हो सकते हैं, जो भी हमारे कीचड़ और मड के टर्म्स होते हैं, विच प्रेजेंट इनटू द रेजिडुअल कंडीशन, और वो रेजिडुअल कंडीशन में अपने पाए जाते हैं। प्योरिफिकेशन ऑफ कॉपर, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, करा अगर आपने कॉपर लिया है,
कॉपर रिफाइन किया है, तो कॉपर सल्फेट का जो रिफाइनिंग है इसको डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इसका डिसोसिएशन कैसे होगा, कॉपर सल्फेट डिसोसिएट हो जाएगा कॉपर आयन में एंड सल्फेट आयन। रिएक्शन ऑफ कैथोड, कैथोड पर रिएक्शन कैसे होगा, कैथोड पर पॉजिटिव चार्ज कॉपर आयन फ्रॉम द CuSO4 सॉल्यूशन गो टू द कैथोड, वो कैथोड पर जाते हैं एंड गेट रिडक्टेड एंड द डिपोजिट एज द प्योर कॉपर मेटल, और वो रिडक्ट होकर के प्योर कॉपर मेटल में आ जाते हैं। जैसे कॉपर प्लस आयन जो होता है, जैसे ही हम इलेक्ट्रिक चार्ज इसमें इंप्योरिटीज, जैसे ही कॉपर सल्फेट के पोर्शन में इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं, हमारा कॉपर आयन और सल्फेट आयन दोनों क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं, और उसमें से कॉपर आयन जो होता है इलेक्ट्रॉन को जो है डोनेट करके कॉपर एटम बना लेता है, और वहीं जो क्लोरीन है सल्फेट होगा वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, जो इसने डोनेट किया वो एक्सेप्ट कर लेता है। रिएक्शन एट द एनोड, यह होता है कैथोड पर रिएक्शन और ये होता है एनोड पर रिएक्शन। और ये किसका रिएक्शन है, ये जो है रिएक्शन आपके इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस का है, जो कि कॉपर के लिए यूज किया के दिखाया गया है। ऐसे ही कॉपर का भी आप यूज कर सकते हैं, फेरस का एंड अदर जितने भी टर्म्स होते हैं। रिएक्शन एट एनोड, एनोड पर क्या रिएक्शन होता है कि जो कॉपर आपका एटम मिला हुआ है वो कॉपर एटम अलग और 2 इलेक्ट्रॉन अलग से एनोड की तरफ छोड़ दिए जाते हैं। तो ये इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस था जो कि हम लोगों ने रिडक्शन के बाद पढ़ा। तो रिडक्ट करने के 3 प्रोसेस हैं, स्मेल्टिंग, थर्माइट और इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, और एट लास्ट इससे जो भी हमें मेटल्स मिले हैं उसको हमने रिफाइन किया है। तो आज आप